एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड की मॉम को देखते हैं जो डैड से बोल रही होती है कि चैंगवन अभी तक घर क्यों नहीं आई, रात के 10 बज रहे हैं। इस पर डैड बोलता है कि उसने बताया था कि वो ओवर टाइम काम कर रही है और इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है, उसका ऑफिस पास में ही तो है। और वैसे भी हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो 29 साल की है, ना कि कोई छोटी बच्ची है। इस पर मॉम बोलती है कि वो हमारे लिए अभी भी बच्ची है और क्या पता रास्ते में आते वक्त उससे कोई बुरा आदमी टकरा जाए तो फिर, और उन्हें डांट कर उसे लेने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड चैंगवन को उसके बॉयफ्रेंड जियालियांग के साथ देखते हैं जो कि उसे ऑफिस के बाद कार से उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो तो यहाँ पर उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन चैंगवन जाने के लिए इंसिस्ट करती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स वरीड होंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब वो जैसे ही कार से उतरती है तो जियालियांग उसे बोलने लग जाता है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कभी भी तुम मेरे साथ रात में नहीं रुकी। इस पर चैंगवन कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम रात में वीडियो कॉल करेंगे ना। और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियालियांग उसे जाने नहीं देता और उसे किस करना चाहता था, जो देखकर वो काफ़ी एम्बैरस हो रही थी कि वो यहाँ पर उसे किस करेगा। पर फिर जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी बीच में चैंगवन की मॉम आ जाती है। वो यहाँ पर इनको डांटने लग जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, जिन्हें देखकर जियालियांग बोलने लग जाते हैं कि अरे आंटी, मैं तो बस चैंगवन को ऑफिस से घर ड्रॉप कर रहा था, पर हम ना ट्रैफिक में फंस गए इसीलिए लेट हो गए। इस पर मॉम कहती है कि तुम पागल किससे बना रहे हो, रात को 10 बजे कौन सा ट्रैफिक मिल रहा है तुम्हें। जो सुनकर चैंगवन बीच में आ जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मेरी गलती है, मैंने जियालियांग को बाहर चलने के लिए कहा था। पर मॉम उसे रास्ते से हटा देती है और जियालियांग को फिर से डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, तुम इतनी रात को मेरी बेटी के साथ बाहर घूम रहे थे और तुम इस सड़क में कैसी हरकतें कर रहे थे, अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। जो सब देखकर चैंगवन जियालियांग को बचाने के लिए अपने डैड को इशारा करती है तो डैड यहाँ पर ऐसे बहाना करने लग जाते हैं कि जैसे उनका पैर मुड़ गया हो, जो देखकर मॉम और चैंगवन उनको देखने लग जाते हैं कि कहीं उन्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। जिस बीच चैंगवन इशारा करके जियालियांग को यहाँ से भागने के लिए बोल देती है। जहाँ मौका देखकर वो भाग जाता है तो मॉम और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो बोलती है कि कैसा लड़का है, एक तो तुम्हारे डैड का पैर मुड़ गया और ये लड़का हमारी हेल्प करने के बजाय यहाँ से भाग गया। पर चैंगवन उन्हें ये सब छोड़कर डैड को अंदर ले जाने के लिए बोलती है। घर पहुंचने के बाद चैंगवन के रूम में उसकी मॉम आती है और उससे यहाँ पर पूछने लग जाती है कि उसके और जियालियांग के बीच में क्या क्या हुआ है। ये सुनकर चैंगवन उन्हें बोलती है कि मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही है, ये मेरे और जियालियांग के बीच की बात है, इसलिए आप ये सब मत पूछो, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तो मॉम यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या चैंगवन ने कभी तुम्हारे साथ शादी की बात की है, देखो तुम अब कुछ ही टाइम में 30 साल की हो जाओगी, इसलिए तुम मुझसे पूछो कि वो तुमसे शादी करना भी चाहता है या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि मुझे वो वैसे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम्हें और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। जिनकी ऐसी बातें सुनकर चैंगवन बोल देती है कि ठीक है, मैं जियालियांग से बात करूंगी और उन्हें बहला फुसला कर यहाँ से भेज देती है ताकि वो उससे और ज़्यादा ऐसी बातें ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में वो जियालियांग के लिए केक बना रही होती है, तभी उसे उसका वीडियो कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उससे मॉम के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है। और उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे नोच खाएंगी, पर चैंगवन बोलती है कि मेरी मॉम कोई टाइग्रेस नहीं है जो कि तुम्हें नोच कर खा जाएंगी। साथ ही उसे समझाती है कि उसकी मॉम पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए सब सही करने के लिए वो उसे अपने घर पर एक फॉर्मल मील पर आने के लिए कहती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे जान सके और उससे बात कर सके। तो जियालियांग कहता है कि इस चीज़ के लिए तो मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जो सुनकर फिलहाल तो चैंगवन उसे सोने के लिए बोलती है क्योंकि कल उसे ऑफिस जाना था। जिसके बाद वो उसके लिए केक बनाने लगती है। अगली सुबह उठने के बाद चैंगवन उस केक को लेकर फटाफट से ऑफिस जा रही होती है, पर रास्ते में उसे उसकी कलीग का कॉल आता है जो कि उसे साथ में वाटरमेलन भी लाने के लिए कहती है क्योंकि आज कंपनी में एक नया डायरेक्टर आने वाला था। जैसे अब चैंगवन अपने होटल में पहुंचती है जहां पर वो काम करती थी, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था, लेकिन वो आवाज़ लगाकर उसे रोकने के लिए बोलती है। जहां लिफ्ट के अंदर हम हमारे हैंडसम मेल लीड मिस्टर याओ को भी देखते हैं। जैसे ही चैंगवन लिफ्ट के अंदर आती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है कि कल रात तुमने मुझे ये बात क्लियर नहीं की कि क्या तुम और जियालियांग साथ में सोए हो। अब क्योंकि वो लिफ्ट में थी तो उसकी मॉम की आवाज़ फ़ोन से बाहर जा रही थी और सभी लोग ये बात सुन रहे थे, इसीलिए चैंगवन नेटवर्क नहीं आ रहा ये बहाना करके कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है तो याओ बाहर निकल रहा होता है। निकलते वक्त वो चैंगवन से टकरा जाता है जिससे कि उसके हाथ में जो कॉफ़ी थी वो उसकी शर्ट पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे जाने लगता है। ये देखकर चैंगवन उसे रोकने की कोशिश करती है और अपना सामान अपनी कलीग को दे देती है रखने के लिए। वो याओ के पीछे जाकर उसे बोलती है कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हुई है और मेरे पास एक स्टेन इरेजर पेन है जिससे कि मैं ठीक कर सकती हूँ। वो फिर उस पेन को निकाल कर उसका स्टेन साफ करने लग जाती है जिससे वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस चीज़ के लिए याओ यहाँ पर उसे टिप देने लगता है, पर चैंगवन उसे मना कर देती है। वो उसे बताती है कि मैं इसी होटल में सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय हूँ और हमारे यहाँ के रूल के हिसाब से मैं ये टिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। साथ ही वो उसे उनके होटल में वेलकम करती है और अच्छे से स्टे करने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से जियालियांग पर आता है।
जिसके घर में उसकी मॉम उसके लिए सूप लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या आज वो ऑफिस नहीं गया। तो बोलता है कि मैं गया था लेकिन अपना काम खत्म करके वापस आ गया, और क्योंकि अभी वो सूप नहीं पीना चाहता था इसीलिए वो उसे फ्रिज में रख रही थी। जहाँ जैसे वो फ्रिज खोलती है तो वो पूरा भरा हुआ था, साथ ही उसका घर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। मॉम बोलती है कि ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जियालिंग बोलता है कि चेंगवन के साथ मैं कभी भी भूखा नहीं मरूंगा। तो मॉम कहती है कि क्या उसे हमारी फैमिली के बारे में पता है। जियालिंग कहता है कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। मैं उसे शुरू से ये बात बताना चाहता था लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों ने मुझे रोका है और अब शायद उसे ये सब बताने के लिए काफ़ी देर हो गई है। तो इस बात पर मॉम उसे सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि चेंगवन और हमारा स्टेटस काफ़ी अलग है क्योंकि जियालिंग बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसने चेंगवन से ये बात छुपाई थी। मॉम उसे यहाँ पर समझाती है कि शादी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, इसीलिए उसको उसे सारी सच्चाई पहले से ही बता देनी चाहिए। लेकिन जियालिंग उनसे इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था और उन्हें जाने के लिए बोल देता है। सीना वापस से चेंगवन पर आता है जो कि ड्रेस चेंज करके अपने काम पर लग जाती है। सभी लोग की आज उनके नए डायरेक्टर यानी कि मिस्टर याओ के साथ मीटिंग थी और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए सभी लोग मीटिंग रूम को काफ़ी अच्छे से क्लीन वगैरह कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग टेबल ठीक से अरेंज नहीं कर पाए थे। और एक कलीग वोयू को याद आता है कि वो लोग केक लाना तो भूल ही गए। तभी वो वहाँ पर एक केक रखा हुआ देखती है और उसी को यूज़ करने के लिए बोलती है, पर चेंगवन कहती है कि वो लोग इस केक को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया है और इस पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है, इसलिए वो उसे उठाकर साइड में रख देती है। पर उसी वक्त उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, इसीलिए वो यहाँ से उनसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जहाँ पर मॉम उनसे पूछती है कि क्या तुमने जियालिंग से बात की ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात करे, पर चेंगवन अभी काफ़ी बिजी थी इसलिए वो उन्हें मना करके कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही वो मीटिंग रूम के अंदर वापस आती है तब वो वहाँ पर याओ को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछने वाली थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसकी कलीग उसे बता देती है कि यही नया डायरेक्टर है, इसलिए वो उसे ग्रीट करती है। उसे देखकर याओ उससे पूछता है कि क्या ये केक तुमने बनाया है। तो याओ बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए। तो बताती है कि 7 साल। इस पर याओ कहता है कि 7 सालों में तुम इतना भी नहीं सीख पाए कि मीटिंग के अंदर तुमने अपने हाथों से बनाया हुआ केक रखा हुआ है, वो भी ठीक से नहीं रखा हुआ, और ये सब देखकर भला किसी गेस्ट को कैसा लगेगा। तो चेंगवन उसे बताते हैं कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये केक यहाँ पर गलती से रख दिया गया है। और वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने ही वाली थी लेकिन अपने कलीग्स के डरे हुए चेहरे को देखकर वो बोल देती है कि ये सब उसी की गलती है। जो देखकर याओ कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर अपना रिजिग्नेशन दे दो, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर लिली चेंगवन से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि वो तो एक केक यहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन जो दूसरी एम्प्लॉय थी वो यो उसने जानबूझकर ये केक वापस से टेबल पर रख दिया था। और उसी वक्त वहाँ पर याओ आ गया। जब उसने पूछा कि ये किसने किया है तो उसने सीधा उसके सामने चेंगवन का नाम लिया कि उसने किया है। ये सब करने का वोयू को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। वो चेंगवन से बोलती है कि अगर डायरेक्टर चाहता है कि वो तुम्हें फायर कर दे तो अच्छा ही है ना, क्या पता तुम्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो देखकर चेंगवन उसे बोलती है कि क्या वो चाहती है कि वो सारी सच्चाई जाकर याओ को बता दे, जो सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने बता रहा होता है कि कैसे वो इस होटल को ज्वाइन करके इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। जहाँ एक शेयर होल्डर मिसांग उसे बोलती है कि सबसे पहले हमें हमारी जो फर्निशिंग वगैरह है वो सब कुछ चेंज करना चाहिए क्योंकि वो सभी डिक्लाइन होता जा रहा है। इस पर जो वहाँ का एक बड़ा शेयर होल्डर होता है जिसका नाम डेनिस था, वो कहता है कि याओ अभी यंग है और उसे मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसे ये सब कुछ डिसाइड करना चाहिए। जहाँ पर याओ सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो मिस सांग को बोलता है कि मैं डेनिस की बात से एग्री करता हूँ कि हमें अचानक से किसी भी ब्रांड को इस तरीके से चेंज नहीं करना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिसकी ये बात सुनकर मिस सांग गुस्से में मीटिंग के बाद यहाँ से चली जाती है। अब जैसे याओ भी मीटिंग रूम से बाहर आता है तो चेंगवन यहाँ उसका वेट कर रही थी। याओ उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना रिज़ाइन दे दिया, पर वो उसे माफ़ी मांगते मीटिंग रूम में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो इसके लिए। लेकिन याओ कहता है कि मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता, तुम्हें उसी वक्त एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो सारी गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि किसी और की है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर भागते हुए सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है जो याओ को बताने लग जाता है कि चेंगवन हमारे डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है, इसलिए आप प्लीज़ उसे मत निकालिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। लेकिन याओ बोलता है कि भला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कैसे ले सकते हो, और मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता। बिजनेस के अंदर कोई किसी को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, हमें खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सर पर लेना है तो बनती रहो तुम मिस नाइस, और तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चेंगवन को जियालिंग के साथ देखते हैं
जहाँ सारी बातें सुनने के बाद जालिंग चेंगवान को जॉब छोड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस पर चेंगवान कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं ऐसे 10 सालों तक तुम्हारे आगे हाथ फैलाती रहूंगी ना, तभी एकदम हॉरर स्टोरी बन जाएगा। पर जालिंग बोलता है कि चाहे 10 साल हो या फिर 50, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। इस पर चेंगवान बोलती है कि फिलहाल तुम्हारी जितनी सी सैलरी है ना, उसमें तुम खुद ही को सपोर्ट कर लो, उतना ही काफ़ी है, और मैं कल फिर से मिस्टर याओ से एक बार बात करूंगी। मैं अपनी इतने सालों की मेहनत को इस तरीके से वेस्ट नहीं जाने दूंगी। हालांकि मेरा प्राइड बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। इस पर जालिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा बॉस इंटेलिजेंट हुआ ना, तो इतनी क्यूट बनी जैसी लड़की को कभी भी नहीं निकालेगा। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है और कहते हैं कि जो केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, कितनी सैड बात है कि तुम उसे देख भी नहीं पाए। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी स्वीटनेस फील कर पा रहा हूँ। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। चेंगवान अब यहाँ पर उससे अपना गिफ्ट मांगती है, क्योंकि आज उनकी रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। अब पहले तो जालिंग यहाँ पर ऐसे नाटक करने लग जाता है कि वो गिफ्ट भूल गया हो, लेकिन फिर अपने बैग से उसे एक क्यूट सा डांसिंग प्लान निकाल के देता है, जिसके अंदर उसने मैसेज भी रिकॉर्ड किया हुआ था, चेंगवान आई लव यू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है उसके साथ रहने के लिए। पर जालिंग कहता है कि सर थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और आंखें बंद करके उसे किस करने का इशारा करता है। अब जैसे वो उसे किस करने ही वाली थी, उसी वक्त उसका फ़ोन बज जाता है। जब वो चेक करती है तो उसकी मॉम का फ़ोन था। जो देखकर जालिंग कहता है कि तुम्हारी मॉम हमेशा इतने क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे कॉल कर देती है। पर चेंगवान यहाँ पर इनका कॉल कट कर देती है। इसके बाद जालिंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है उनके 3 साल की रिलेशनशिप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि मिस जांग से एक जगह पर मिलने के लिए जाता है, जहाँ में पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर कंपनी में ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। असल में मिस जांग डेनिस को कंपनी से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि वो शायद कंपनी में करप्शन कर रहा था और चीप मटेरियल यूज़ कर रहा था। जो सारी चीज़ें याओ ने भी कंपनी के अंदर नोटिस की थी, और ये सब कुछ ठीक करने के लिए मिस जांग को बताता है कि उसे 1 साल का टाइम लगेगा, इसके बाद वो हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। तो मिस जांग बोलती है कि अगर तुम ये सब कर दोगे तो मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में प्रमोशन दिलवा दूंगी, और इन दोनों की यहाँ पर डील हो जाती है, जहाँ वो सबसे पहली शुरुआत देशन फर्निशिंग कंपनी से करने वाला था, जो कि जालिंग के डैड की कंपनी है। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, तब मिस जांग से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो वो उसे यहाँ पर मिस्टर माई से मिलवाती है, जो कि उनके ड्राइवर थे, पर अब वो उन्हें याओ को दे देती है ताकि वो कहीं भी आसानी से आ जा सके। और ये मिस्टर माई और कोई नहीं बल्कि चेंगवान के डैड है, जो कि अब याओ के ड्राइवर बने हैं। अगले दिन हम याओ को एक शॉप पर देखते हैं। वो फिशिंग करने के लिए आया था और उसे अपनी फिशिंग रॉड के लिए वायर चाहिए थी, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर चेंगवान आती है, जिसने कि पहले ही उसके लिए वो वायर खरीद ली थी, और बोलती है कि क्या आप ये ढूंढ रहे हो। वो बोलती है कि मैंने सुना कि आपको फिशिंग का शौक है, इसीलिए मैंने आपके लिए खरीद लिया। ये बोलकर वो उसे देने लगती है। तो याओ से बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्राइब दे रहे हो। पर चेंगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एक चांस चाहती हूँ ताकि मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसने जो भी सामान खरीदा उसका बिल पे करने के लिए जाने लगता है। पर तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए उसकी जगह पर चेंगवान बिल पे कर देती है, जो सब कुछ वो देख रहा था। कॉल पर उसे कोई बताता है कि इस बार बिडिंग की प्राइस ओपन है और उसे एक जगह पर किसी से 1 घंटे में मिलने के लिए पहुँचना होगा। साथ ही वो पर्सन उसे ये भी बताता है कि जालिंग, जो कि डाइशिंग फर्निशिंग कंपनी का हेयर है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमारी होटल के अंदर काम करती है और उसका नाम चेंगवान है। ये सुनकर याओ यहाँ पर चेंगवान को देखने लग जाता है। अब जैसे वो कॉल रखकर गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है, तभी चेंगवान यहाँ पर अपने डैड को देखती है। डैड उसे बताते हैं कि वो याओ के ड्राइवर है, और चेंगवान बताती है कि याओ उसका बॉस है। तब याओ डैड से पूछता है कि क्या वो 1 घंटे में उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते, बोलते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा रश होगा और वहाँ पर इतनी जल्दी पहुँचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अगर वो उस पर्सन से नहीं मिला तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देगा। तो चेंगवान बोलती है कि वो उसे वहाँ पर टाइम से पहुँचा सकती है। इसके बाद वो उसे मेट्रो से वहाँ पर ले जाने लगती है, जहाँ याओ को देखकर लग रहा था कि वो पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हो, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है। जहाँ चेंगवान उसे बताने लग जाती है कि वो कंपनी की कितनी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है और 3 साल से वो बेस्ट एम्प्लॉय है कंपनी की। वो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक कर सकता है और उसे इस तरीके से ना निकाले। पर वो उसे कहता है कि अगर वो आज टाइम से नहीं पहुंचा तो उसे अपना सामान पैक करके कंपनी से जाना होगा। मेट्रो से निकलने के बाद चेंगवान याओ को साइकिल से उसके लोकेशन पर लेकर जाती है, जो कि उसको काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन वो उसे 15 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँचा देती है और उससे पूछती है कि अब तो अपनी जॉब पर वापस आ सकती है ना। तो वो उसे बताता है कि कल एक पर्सन मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, तो तुम्हें उस पर्सन से मेरे बिहाफ पर मिलना है, मेरी सेक्रेटरी बनकर। उस पर्सन को तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना है, और अगर तुम ये काम ठीक से कर पाई उसके बाद ही मैं तुम्हारे जॉब पर वापस आने के बारे में सोचूंगा। जो सुनकर वो मान जाती है। वो यहाँ पर उसके सामान के
साथ उसे एक फिशिंग मैनुअल देती है ऐसा गिफ्ट, क्योंकि उसे फिशिंग करना काफ़ी पसंद था, और फिर यहाँ से चली जाती है। रात में अब चैंगवन दाइशिन फर्निशिंग कंपनी के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि चालिंग भी तो इसी कंपनी में काम करता है। वो उसे कॉल करके पहले तो हेल्प मांगना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं गलत होगा। उस वक्त उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने चालिंग से बात किया, पर वो कहती है कि वो दोनों अभी काफ़ी बिजी और वो इसीलिए उससे इस बारे में बात नहीं कर पाई। पर उसकी मॉम उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है कि तुम बिजी हो तो तुम कॉल पे भी तो बात कर सकती हो ना। पर चैंगवन कहती है कि इस सब के बारे में फेस टू फेस बात करना ही ठीक रहेगा। मॉम उसे अब यहाँ पर कल तक की डेडलाइन देती है उससे बात करने के लिए, जो सुनकर चैंगवन कहती है कि कल तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मॉम कहती है कि ठीक है फिर अभी बात करो फ़ोन पर। ये सुनकर वो कल बात करने के लिए मान जाती है। डैड को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि मॉम कैसे चैंगवन को इतनी ज़्यादा पुश कर रही थी मैरिज के लिए। वो बोलती है कि ये बच्चों के आपस का मैटर है, जालिंग उसे प्यार करते हैं और वो उसे अच्छे से रखते हैं, तो भला तुम्हें और क्या चाहिए और तुम ऐसे बच्चों को क्यों इतना पुश किए जा रही हो। तो मॉम बोलती है कि सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता, क्या वो उसे एक अच्छा घर कार वगैरह ये सब कुछ दे सकता है। मैं चाहती हूँ कि जो सब कुछ मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिला वो मेरी बच्ची को मिले। जिनकी ये बातें सुनकर चैंगवन जालिंग को वॉइस नोट भेजती है कि क्या वो कल उसके घर डिनर पर आ सकता है, जिस पर वो बोलता है कि उसके एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, लेकिन वो उसके बाद ज़रूर आ सकता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अगले सुबह हम जालिंग को देखते हैं जो कि कार ड्राइव करके अपने डैड को कहीं पर ले जा रहा था। वो यहाँ पर फ़ोन पर डेनिस से बात कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, और साथ ही उससे कंपनी की जो ओपन बिडिंग है उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि डेनिस हर बार उन्हीं को टेंडर दिया करता था, लेकिन इस बार वो भी बहाने बनाने लग जाता है। वो कहता है कि इस बार याओ आया है तो चीज़ें उन्हें वापस से रीशफल करनी पड़ेगी, और फिर उसे बाद में मिलने का कहकर कॉल कट कर देता है, जो देखकर जालिंग के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जालिंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये गिफ्ट्स वगैरह भेजने से कुछ भी नहीं होगा। इस पर डैड कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मुझे बताओ ना, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं आपके साथ कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही वेट करूंगा। तो डैड कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपना ड्राइवर बनाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि तुम बाहर ही रुकोगे। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल के अंदर लेकर आ जाते हैं, और ये वही होटल है जहाँ पर चैंगवन काम करती है। इसीलिए जालिंग मास्क लगाकर अंदर आता है। जब उसके डैड याओ से मिलने के लिए जा रहे थे तो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके डैड को ग्रीट करने के लिए चैंगवन आती है। अब जैसे कि उसे तो कल ही याओ ने बता दिया था कि कैसे उसे उस पर्सन को हैंडल करना है जिससे कि वो मिल नहीं पाएगा, तो चैंगवन काफ़ी अच्छे से उसे बताने लग जाती है कि मिस्टर याओ को अचानक से ही कुछ काम आ गया, इसीलिए वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। अब वो यहाँ पर उनसे बात कर ही रही थी, तभी इन लोगों को बात करता है और जालिंग देख लेता है और अपना मुंह छुपाकर जाने लग जाता है। लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। और फिर चैंगवन से उसे इंट्रोड्यूस करते हो, बताते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम जालिंग है। जालिंग का नाम सुनते ही वो उसे देखने लग जाती है, और अब क्योंकि उसकी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी इसलिए वो अपना मास्क भी हटा देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो जालिंग बता देता है कि चैंगवन मेरी गर्लफ्रेंड है। ये जानकर उसके डैड मिस्टर शिन भी हैरान थे। वो बोलते हैं कि मिस्टर याओ सच में बिजी है, या फिर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें मेरे सामने भेजा है मुझसे डील करने के लिए। पर चैंगवन उन्हें बताती है कि मुझे तो आज ही पता चला है कि जालिंग आपका बेटा है, इसलिए मिस्टर याओ को भी ये चीज़ें नहीं पता होगी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, वो सच में बिजी है, लेकिन असल में याओ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। अब चैंगवन उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि इस बार मिस्टर याओ उससे नहीं मिल पाए। जालिंग अपने डैड को जाने के लिए बोलकर चैंगवन से बात करने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ वो तो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पर पहले तो उससे हमेशा की तरह झूठ बोलने लग जाता है कि मेरे डैड का सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है, जो सुनकर चैंगवन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है कि उसने उसे क्या क्या चीज़ें बोली थी, कि वो कैसी कैसी जॉब करता है। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स विलेज में रहते हैं, और साथ ही ये भी बोला था कि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग सीखी। जब तुम्हें तुम्हारे फेवरेट शूज़ चाहिए थे तो उसके लिए पैसे बचाकर मैंने तुम्हें वो खरीद कर दिए। जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है तब मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड्स के पास रेफ़र किया और तुम्हारे करियर के लिए प्लान बनाया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो कि खुद से मेहनत नहीं करना चाहती थी, और तुमने मुझे इतने सालों तक सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। इस पर जालिंग कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से सच्चाई बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। पर चैंगवन को अब उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, जहाँ हम देख पाते हैं कि उनकी ये सारी बातें याओ का असिस्टेंट हीडोंग सुन रहा होता है। जालिंग चैंगवन को बोलता है कि तुम फिलहाल अपना काम कर लो और हम शाम को तुम्हारे घर डिनर पर मिलते हैं, लेकिन वो उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये बोलकर चली जाती है। इधर डोंग याओ को बता रहा होता है कि कैसे जालिंग चैंगवन के सामने एक पुअर लड़का होने का नाटक कर रहा था
ताकि वो अपना ट्रू लव ढूंढ सके। इस पर याओ कहता है कि चैंगवन भी तो नाटक कर सकती है ना, और शायद उसे ये चीज़ पहले से ही पता हो कि जियालिंग बहुत ही ज़्यादा रिच है। लेकिन डोंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप तो बहुत ही ज़्यादा ईविल हो। जिस बात पर वो उसे देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक उसका जियालिंग के साथ रिलेशनशिप है तब तक वो हमारे लिए काम की है, इसलिए उसे यहाँ पर बुलाओ। चैंगवन अब जैसे ही या उसे मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि जो मिस्टर शिन है वो मेरे बॉयफ्रेंड की डैड है। ये बात मुझे आज ही पता चली और उनको भी, इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि मैं अपने रिलेशनशिप को यूज़ कर रही हूँ बिजनेस के लिए। पर याओ कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम्हारा पर्सनल लव मैटर अलग है और ये बिजनेस का मैटर है। तुमने सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, इसीलिए मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगा। फिर जब जियालिंग ऑफिस से घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे उसकी मॉम का वॉइस नोट आता है जो बोलती है कि मैंने 5 डिशेस बनाई हैं और एक सूप बनाया है, इस बार तुम और जियालिंग घर पर आ रहे हो ना। डैड का भी उसको वॉइस नोट आता है जो बोलते हैं कि इस बार प्लीज़ कुछ प्लान के साथ आना और जियालिंग को बोलना कि तुम्हारी मॉम के सामने इस बार अच्छे से पेश आए। सीन भी यहाँ से जियालिंग और उसके डैड पर आता है जहाँ पर वो दोनों घर पहुँचते हैं तो डैड बोलते हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा ख़राब था, और मॉम से कहते हैं कि इन साहब का दिल एक सेक्रेटरी पर आ गया है। जो सुनकर जियालिंग बोलता है कि डैड वो कोई सेक्रेटरी नहीं है, उसका नाम चैंगवन है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर मॉम जियालिंग के पास आकर बैठ जाती हैं और उसे बोलती है कि डैड के बाद अभी कंपनी तुम्हारी होगी, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है, इसीलिए तुम्हें ना कोई ऐसी पार्टनर मिलनी चाहिए जो कि तुम्हारा हाथ बटा सके। और उसे यहाँ पर अपनी फ्रेंड की बेटी से इंट्रोड्यूस करवाने की बात करती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं चैंगवन से प्यार करता हूँ, चैंगवन भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसीलिए मॉम आगे से आप मुझसे ना ऐसी फालतू बातें मत करना, और आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है तो डैड कहते हैं कि 30 साल का हो गया ये लड़का, लेकिन अभी भी कितना रूड है, कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी मॉम से। वहीं चैंगवन अपने घर पर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाती है और मॉम के पूछने पर बताती है कि जियालिंग आज यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसने आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। जो सुनकर मॉम का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बोलती है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये लड़का बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उसे सिर्फ डिनर पर आने के लिए कहा गया था लेकिन उससे इतना भी नहीं हो पाया। मॉम अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोले जा रही थी जो सुनकर चैंगवन मॉम को बता देती है कि जियालिंग को कोई ओवर टाइम काम नहीं करना, बल्कि हमारी लड़ाई हो गई है इसीलिए नहीं आया। डैड बोलते हैं कि क्या वो कुछ ज़्यादा सीरियस लड़ाई हो गई क्या, पर चैंगवन कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉम बोलती है कि तुम्हारी तो और ज़्यादा लड़ाई होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। वो लड़का बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ना तो उसके पास पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, उसने मेरी बेटी के 3 साल बर्बाद कर दिए। जो सुनकर चैंगवन उन्हें उसके रिच होने वाली बात बताने वाली थी, पर तभी उन्हें जियालिंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि उनके घर के नीचे खड़ा होकर चैंगवन को बुला रहा था और उसे एक चांस मांगता है खुद को एक्सप्लेन करने का। चैंगवन अब उसे खिड़की से जाकर देखते हैं और उसे बोलती है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके चिल्लाने की आवाज़ से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जियालिंग बोलने लग जाता है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे झूठ कहा। वो उसे अब सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि मेरे डैड की एक फर्निशिंग कंपनी है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब कुछ बता रहा होता है। जो सुनकर मॉम को तो लगता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसा सके और उसे शादी कर सके, इसलिए मॉम को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मेरी बेटी से झूठ बोलोगे, और ये बोलकर नीचे उसे डांटने के लिए जा रही थी, लेकिन चैंगवन उन्हें रोक देती है और बताती है कि मॉम वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन हाँ उसने मुझसे झूठ कहा, उसने 3 साल तक मुझसे ये बातें छुपा कर रखी, उसने मुझसे अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, यहाँ तक कि उसने मुझसे अपना लोन भी रीपे करवाया। तो डैड पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें पैसे वापस करे, इस पर वो कहती है कि हाँ उसने कर दिए, लेकिन उसने मुझसे 3 साल तक ये सारी चीज़ें छुपा कर रखी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उसका पैसा ना ले लूँ। लेकिन अब जैसे यहाँ पर मॉम को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है तो वो चैंगवन को शांत करने में लग जाती है। वो कहते हैं कि शादी ना लाइफ का बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसकी सारी बातें छुपाने का ज़रूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इसलिए तुम इतना गुस्सा मत करो। वो फिर खिड़की से जाकर जियालिंग को ऊपर आने के लिए बोलने लग जाती है, लेकिन चैंगवन बोलती है कि उसे कोई भी ऊपर नहीं लेकर आएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है तो मॉम यहाँ पर जियालिंग को इशारों में बोलती है कि मैं उसे कन्विंस करूंगी, पर डैड खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी फिलहाल जियालिंग से नाराज़ थे। इतने ज़्यादा चिल्लाने की वजह से जियालिंग का गला सूख गया था, इसलिए वो बेचारा रुक जाता है। तभी वहाँ पर जाव आता है जो कि चैंगवन का छोटा भाई है। वो सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है जो कि तुमने इतना हंगामा मचाया हुआ है। तो जियालिंग उसे कहता है कि मेरी मदद करो ना अपनी बहन को पटाने में।
इस पर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी उससे फाइट हुई है क्या? जालिंग बोलता है कि नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर जाओ कहता है कि अगर मेरी बहन तुम्हें इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब तुमने कुछ बहुत ही बड़ा किया है, क्योंकि उसका टेम्पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी चैंगवन जाओ को कॉल करके ऊपर आकर डिनर करने के लिए बोलती है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर ऊपर आ जाता है। जो देखकर जालिंग फिर से चैंगवन को बुलाने लग जाता है, जिसकी आवाज़ से परेशान होकर एक पड़ोसी उसके सर पे डंडा मारती है और कहती है कि इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हो कि तुम पागल हो गए हो। जो सुनकर वो उन आंटी से माफ़ी मांगता है और अब वो और कुछ ना कर दे, इसीलिए चैंगवन उसे बात करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है, जहाँ जालिंग उसे मनाने के लिए फ्रॉक जंप कर रहा होता है और उसे बताता है कि कैसे मैं तो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि कोई लड़की मुझे बेवकूफ़ बना देगी, इसलिए उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा कि मैं लड़की के सामने ऐसा पुअर बन के रहूं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हमेशा से सच्चाई बताना चाहता था। जो सुनकर चैंगवन उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगी? पर वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। चैंगवन अब यहाँ पर उसे 3 चीज़ें करने के लिए कहती है। पहले तो वो उसके पेरेंट्स के बारे में उसे सारी चीज़ें बताए, ताकि उन्हें उसकी सिंसेरिटी के बारे में पता चल जाए कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि उसके पैसों पर डिपेंडेंट रहेगी। और दूसरा कि चाहे वो कितनी भी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साथ में मेहनत करेंगे। और तीसरा, वो आगे उसे कोई भी झूठ कहने से मना करता है, तो इस सब के लिए वो मान जाता है। ये बोलकर उसके पास बैठ जाता है। उसी वक्त चैंगवन को याव का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैंने डिसाइड किया है कि तुम काम पर वापस से आ सकती हो, पर क्योंकि तुमने गलती की थी इसीलिए तुम्हारा बोनस डिडक्ट हो जाएगा। जिस चीज़ का उसको कोई भी अफसोस नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो ये चीज़ जालिंग को बताती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब जब उससे मिलने के बाद वापस आती है, तब डैड और याओ से बाहर ही मिल जाते हैं, जहाँ डैड उन्हें साथ में आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जाते हैं। जिस बीच चैंगवन उन्हें बताती है कि जालिंग से बात करके अब उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और उसने कहा है कि वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उन दोनों के बीच में अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। इस पर डैड कहते हैं कि तुम दोनों 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और वो एक बार भी हमारे घर पर विजिट करने नहीं आया है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, इसीलिए तुम मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वो उन्हें बताने लग जाती है कि कैसे उसकी काफ़ी सारी हॉबीज़ है। वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर और फोटोग्राफर भी, उसे गेम्स खेलना भी पसंद है और यहाँ तक कि एक्साइटिंग चीज़ें करना भी। वो काफ़ी ज़्यादा लवली पर्सन है और हम दोनों सिर्फ साथ में खुश रहना चाहते हैं। मैं लाइफ में किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरा काम हो, फैमिली हो या फिर लव। अब जैसे ये लोग साथ में एंजॉय करके घर पहुंचते हैं तो इन लोगों को तो लगता है कि मॉम सो गई, लेकिन मॉम चैंगवन के लैपटॉप में दाइशिन फर्निशिंग कंपनी के बारे में देखती है कि वो तो सच में बहुत ही बड़ी कंपनी है और जालिंग सच में बहुत ही ज़्यादा रिच है, जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त चैंगवन आ जाती है, जो कि मॉम को डांट रही थी यही सब करने के लिए, इसलिए मॉम चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और डैड चैंगवन को नाराज़ होने से मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को समझा दूंगा कि वो आगे से ऐसा ना करे। अगले दिन से चैंगवन ऑफिस में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिली तो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद मिस्टर याओ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उन सभी को बताता है कि अप्रैल आने वाला है। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा शादियाँ होती है, इसलिए वो टीम में सभी लोगों को कोई प्रपोजल लाने के लिए बोलता है, जिससे कि वो और ज़्यादा लोगों को अपने होटल में अट्रैक्ट कर सके और जिसका भी प्रपोजल सिलेक्ट किया जाएगा उसको एक बोनस भी मिलेगा। इसीलिए अब चैंगवन तो अपने काम में लग जाती है। वो ऑफिस के अंदर ओवर टाइम काम कर रही थी, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तो चैंगवन उन्हें बता देती है कि वो ओवर टाइम काम कर रही है और वो देर से आएगी। तो मॉम उससे यहाँ पर जालिंग के बारे में पूछने लग जाती है कि वो कब उससे बात करने वाली है और वो कब उसकी फैमिली से मिलेंगे। पर चैंगवन यहाँ पर फिर से बहाना करके कॉल रख देती है। अब जब उसे काम करते करते काफ़ी देर हो जाती है, तब उसे जालिंग का मैसेज आता है, जो उसे बोलता है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, मैं 2.5 घंटे से ऑफिस के नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जो सुनकर अब वो ऑफिस से निकल जाती है और जालिंग से मिलती है, जो कि उसके लिए डिनर लेकर आया हुआ था। जालिंग यहाँ पर उससे पूछता है कि अब तो उसकी मॉम उससे नाराज़ नहीं है ना, और उसे उनको मनाने के लिए क्या करना होगा। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी चैंगवन को फिर से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उससे पूछते है कि तुम कब आओगी, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है। पर तभी पीछे से जालिंग उसकी मॉम को हेलो बोलता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे तुम दोनों एक साथ हो, चैंगवन ने तो मुझे बताया ही नहीं। जालिंग अब यहाँ पर उनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या इस वीकेंड में आपके घर डिनर पर आ सकता हूँ, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का बोलकर कॉल कट कर देती है। अब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि जालिंग उनके घर आने वाला है, इसलिए अभी से पूरी सफाई वगैरह करने लग जाती है। उनको लग रहा था कि उनके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए वो जाओ का बेड हटा देती है ताकि उनके घर में और ज़्यादा स्पेस लगे, और फिर डैड के साथ उसी वक्त सफाई करने लग जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंगवन के घर में जालिंग के वेलकम के लिए काफ़ी सारी तैयारियां चल रही होती है। मॉम बहुत ही अच्छा खाना बना रही थी।
वो चैंगवान को खुद की हेल्प भी नहीं करने देती और उसे जाकर बस तैयार होने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम जियालिंग को देखते हैं। वो जैसे अपने घर से चैंगवान के घर पर जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसकी मॉम उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि तुम भूल गए, मैंने कहा था ना कि तुम मिस ज़ांग की डॉटर से मिलने के लिए चलोगे। पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड ने मीटिंग अरेंज की है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। अब अपने डैड का नाम सुनकर वो बोल देता है कि मैं वहाँ पर सिर्फ जाकर थोड़ी सी बातें करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा और ये सिर्फ आखिरी बार हो रहा है। वो वहाँ पर मिस ज़ांग की डॉटर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी मामू और आंटी को दिखाने के लिए उस लड़की से बात करने लग जाता है और फिर उसे सच बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पर वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आए हैं। जो चीज़ उस लड़की को पसंद तो नहीं आती, पर वो भी फिर उसके साथ नाटक करने लग जाती है। अब जब दोनों मदर देखती है कि दोनों बच्चे आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो इन्हें के लिए बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ इसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। बाहर खड़े होकर यहाँ ग्रैंडमा उसे बताती है कि ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये बचपन में तुम ही ने लगाया था। पर क्योंकि वो काफ़ी छोटी एज में अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड चला गया था रहने के लिए, इसलिए उसे ये सब याद ही नहीं होता। ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी और पूछती है कि इस बार तुम कितने टाइम के लिए रहने आए, तो बताता है कि 1 साल। ग्रैंडमा फिर यहाँ पर उसके डैड के बारे में पूछती है कि क्या वो जेल से रिलीज हो गए, जिस पर वो बोलता है कि हाँ शायद हो गए होंगे। या वो ग्रैंडमा से पूछता है कि वो नर्सिंग होम में क्यों रहती है, तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम लोगों के जाने के बाद मैंने मिस्टर माई से शादी कर ली, पर उनके बेटे ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए मिस्टर माई के जाने के बाद मैं नर्सिंग होम में रहने के लिए आ गई। क्योंकि हम लोग हमेशा से अपनी सेपरेट लाइफ जीते थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनका बेटा ऐसी ओल्ड एज में मेरी केयर करे। वैसे वो सभी बहुत ही अच्छे इंसान है, खास तौर पर मेरी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम चैंगवान है और वो तुम्हारी होटल में काम करती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। किसी दिन मैं तुमसे उसे मिलवाऊंगी। जहाँ पर चैंगवान का नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वो मेरी ग्रैंड मदर की स्टेप ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंडमा उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर जब वो अपना खाना ऑर्डर करती है, तभी वो वहाँ शालिंग को किसी लड़की के साथ देखती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साथ ही यहाँ पर वो उसे इस लड़की के बारे में पूछती है कि ये कौन है, तो बताती है कि मैं इसकी ब्लाइंड डेट हूँ। पर शालिंग यहाँ पर बात को काफ़ी अच्छे से संभालता है और कहता है कि नहीं नहीं ग्रैंडमा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है, ये सब कुछ मेरे डैड ने अरेंज किया था। जो सुनकर ग्रैंडमा कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि तुम ये सब अपने आप ही सॉल्व करो, और फिर उसे बाय बोलकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से चैंगवान के घर का आता है, जहाँ पर सभी लोग जियालिंग के आने का वेट कर रहे थे। साओ को काफ़ी भूख लग रही थी, लेकिन मॉम उसे खाने नहीं देती। वो बोलती है कि हमें जियालिंग का वेट करना चाहिए, पर उसे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए वो किचन में राइस खाने के लिए चला जाता है। इससे भी चैंगवान को ग्रैंडमा का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि जियालिंग किसी लड़की के साथ एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ है, जो कि उसके डैड ने अरेंज किया है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? ये देखकर चैंगवान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सभी लोगों को बोलती है कि जियालिंग आज नहीं आने वाला, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में है। जो सुनकर डैड कहते हैं कि पर उसने तो पहले ही बताया था ना कि वो हमारे घर डिनर पर आएगा, तो फिर वो आज के दिन क्यों मीटिंग कर रहा है। जाओ भी बोलता है कि उसे थोड़ी तो सिंसियरिटी दिखानी चाहिए थी ना, जब उसने कहा था तो उसे आज के दिन डिनर पर आना चाहिए। पर चैंगवान मना कर देती है कि वो नहीं आएगा और पार्सल लेने के बहाने बाहर जाकर चैंगवान को कॉल करती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है, पर वो फ़ोन पे यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि वो कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी, वो सब कुछ मेरे डैड ने अरेंज किया था। और उससे बात करते करते वो उसे रास्ते में ही मिल जाता है। चैंगवान उससे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि उसने उससे फिर से झूठ बोला, पर जियालिंग उसे घर पर चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन चैंगवान मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली का मजाक बना दिया, मेरी मॉम सुबह से तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगी हुई है, और एक तुम हो जिसने कि मुझे कहा कि तुम आ रहे हो और फिर किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर चले गए। तभी वहाँ पर चैंगवान की फ्रेंड माओ आ जाती है, जो कि जियालिंग को बैग से हिट करके उसे वुमेनाइजर बुलाती है। वो कहती है कि गर्लफ्रेंड होते हुए तुम ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। पर वो फिर भी यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इतने में एक ट्रैफिक पुलिस वाला बाहर से आता है। वो कहता है कि तुम्हारी कार है जो बाहर खड़ी हुई है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रही है, चलो हटाओ उसे। वो फिर भी जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई लेडी भी उसे जाने के लिए बोलने लग जाती है और ट्रैफिक पुलिस वाला भी उसे खींच कर यहाँ से लेकर चला जाता है। माओ चैंगवान को चुप कराती है और उससे अपसेट होने से मना करती है, और फिर उसके और जाओ के साथ चैंगवान के घर पर जाती है, जहाँ जाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो माओ को पसंद करता है। चैंगवान के पेरेंट्स भी यहाँ पर माओ से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिलने के लिए आई थी। और फिर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में मॉम बताती है कि जियालिंग आज डिनर के लिए आने वाला था। जो सुनकर मॉम बोलती है कि उन्हें चैंगवान की शादी के लिए इतना जल्दी रश नहीं करना चाहिए,
पर मॉम यहाँ पर माओ को बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक बेबी है जो कि किंडरगार्टन जाता है, लेकिन चैंगवान तुम्हारी तरह सेटल नहीं है। इस पर माओ सभी लोगों को बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चैंगवान बोलती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे ना, तो फिर एकदम से डिवोर्स कैसे हो गया। इस पर माओ बताती है कि जब उस वक्त प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि शादी करना सही होगा, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे अपने बच्चे के लिए एक नानी चाहिए, जो चीज़ मैं नहीं कर सकती थी, इसीलिए हमारा डिवोर्स हो गया और बच्चा अपने डैड के साथ ही है। जो सुनकर मॉम बोलने लग जाती है कि आजकल की यंग जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें इस तरीके से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, डिवोर्स बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और जो भी चीज़ वो बात करके सॉल्व कर लेनी चाहिए। पर माओ को ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था, इसलिए वो इस बारे में अब और बात नहीं करना चाहती थी और सभी लोगों को उनकी गिफ्ट्स वगैरह देती है। जहाँ वो जाओ के लिए एक पेन लेकर आई थी, क्योंकि अब वो ग्रेजुएट होकर जल्दी ही लॉयर बनने वाला था, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। अब सभी लोगों के साथ अच्छे से डिनर करने के बाद चैंगवान माओ को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे उसके डिवोर्स के बारे में सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी एडवाइस किया था कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पर वो कहती है कि उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मुझे और कुछ समझ नहीं आया, पर अब क्योंकि चैंगवान फ्री थी तो वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है। उसने एक बहुत ही अच्छी जगह पर घर रेंट पर लिया हुआ था, जो कि सिटी के बीच में था, जहाँ वो नीचे अपना एक ज्वेलरी स्टोर ओपन करेगी और ऊपर उसका घर है, जो देखकर चैंगवान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चैंगवान अब माओ से पूछती है कि क्या मैरिज बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होती है, तो माओ कहती है कि जिसकी शादी होती है नहीं तो उसे ही पता चलता है, तो क्यों ना तुम खुद ट्राई करके देख लो। चैंगवान अब यहाँ पर उसे सारी चीज़ें बताने लग जाती है कि कैसे जालिंग बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़का निकला और वो 3 साल तक उसे बेवकूफ़ बना रहा था कि वो पुअर है और उसने उससे पैसे वगैरह बोरो किए। एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरी कोई लॉटरी लग गई हो, घर गाड़ी ये सब चीज़ों का अब कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि वो रिच है, उस वक्त भी मैं ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी, पर मॉम बार बार मुझे इंसिस्ट करती रहती है कि मैं 29 ईयर्स की हो गई और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। अब तुम ही बताओ कि सच में मेरी एज हो गई है शादी करने की, क्योंकि मैंने अभी तक इस बारे में डीपली सोचा ही नहीं है। तो माँ से कहती कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें करना मस्ट हो। मुझे देखो, मेरी शादी हो गई थी और अब मेरा डिवोर्स भी हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हर दिन एक नए चैलेंज की तरह होता है, जिसे हमें खुलकर जीना चाहिए। इस पर चैंगवान बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो भी जाए तो मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीऊँ जैसे कि मैं अब भी जी रही हूँ, और मैं शादी के बाद भी तुम्हारे साथ वैसे ही मिलना चाहती हूँ जैसे कि आज मिल रही हूँ। ये बोलकर दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए एंजॉय करती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही चैंगवान घर आती है तो वो अपनी मॉम को बातें करता हुआ सुनती है, जहाँ पर वो चैंगवान को कितना डाउरी देना है वो कैलकुलेट कर रही थी। वो सारी पासबुक वगैरह चेक करती है, लेकिन उनके हिसाब से अभी भी इनफ डाउरी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी ज्वेलरी वगैरह बेचने की बात करती है और डैड को बोलने लग जाती है कि हमें और ज़्यादा सेविंग वगैरह करनी चाहिए। इस पर डैड बोलते हैं कि हमने अभी अभी तो जालिंग की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जाना है ना, हमें थोड़ी सी उनसे बात वगैरह करनी चाहिए, फिर ये सब चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। और वो मॉम को अपनी एक प्रीशियस वॉच भी बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि हमारी शादी की निशानी है और पैसा कैसे कलेक्ट करना है ये सोचने लग जाती है, जो सब देखकर चैंगवान को अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लग जाती है। अगले दिन ऑफिस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट याओ के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जहाँ पर सबसे पहले वो ही अपनी प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन याओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये आइडिया पिछले साल वो ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। इसलिए अब चैंगवान अपनी प्रेजेंटेशन देती है, जहाँ पर वो इस डे को अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने का आइडिया देती है। वो बताती है कि मैरिज सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 फैमिली की बॉन्डिंग होती है, इसीलिए अगर हम ये एनकरेज करें कि लोग इस दिन को अपने पार्टनर के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ भी सेलिब्रेट करें तो ये हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। वो इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देती है, जिसका ये आइडिया याओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो इसके एग्जीक्यूशन का इंचार्ज भी चैंगवान को ही बना देता है और साथ ही इनडायरेक्टली वूयू को वार्न करता है कि वो कुछ बेसिक ट्रिक वगैरह ना खेले, कि उन लोगों को टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, जबकि वूयू चैंगवान को हमेशा अपने कॉम्पिटिटर समझती है। चैंगवान अब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर वो उसे अपने असिस्टेंट डोंग से मिलवाता है और उसे बोलता है कि इस इवेंट में हमारे जो भी गिफ्ट्स वगैरह आएंगे वो दाइशिन फर्निशिंग कंपनी से आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इनके प्राइजेस के लिए तुम उनसे नेगोशिएट करो। इस पर वो बोलती है कि पर हमेशा तो कोई और पर्सन नेगोशिएट करता है ना, तो याओ कहता है कि इवेंट की इंचार्ज तो तुम हो ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही नेगोशिएट करो। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप का यूज़ बिजनेस के लिए करूँगी तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लेती हूँ। पर वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तब भी मैं ये बोलता, क्योंकि मैं तुम्हारी पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, और अगर तुमने बजट के अंदर काम किया तो बहुत ही अच्छा है ना, मैंने तुम्हें स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है कि तुम्हें कितना डिस्काउंट लेना है। जो सुनकर वो उसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन याओ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था
पर दोंग उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेगी डिस्काउंट लेने के लिए। लेकिन याओ को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे तो सिर्फ कम प्राइस में वो गिफ्ट बॉक्सेस चाहिए थे। चैंगवान अब जब अपना काम कर रही होती हैं तो लिली उसे बोलती है कि उसका कमबैक तो बहुत ही बढ़िया रहा, आते ही उसे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इस पर चैंगवान बोलती है कि पता नहीं बॉस मेरे प्रपोजल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर। वो फिर उसे बताती है कि कैसे बॉस चाहता है कि वो दाइशिंग कंपनी से गिफ्ट बॉक्सेस के प्राइस नेगोशिएट करे। तो लिली कहती है कि ये तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा ना, वो जालिंग से क्यों नहीं बोल देती। पर चैंगवान बोलती है कि वो लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना चाहती है। इस पर लिली उसे समझाती है तो क्या हो गया, जब तुम जालिंग से बिजनेस की बात करो तो थोड़ा सा नॉर्मल होकर करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब एक कलीग चैंगवान के पास आती है जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्लावर बुके लेकर आई थी, जो कि उसके लिए जालिंग ने भिजवाया था उसको मनाने के लिए। वो यहाँ पर उसे कॉल भी करता है लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है और मैसेज करती है कि वो बिजी है। अब ऑफिस के बाद वो जालिंग से मिलने के लिए जाने लगती है, ये सोचकर कि वो उससे बात करके प्राइस नेगोशिएट करेगी, लेकिन फिर उसे ये सही नहीं लगता। इसीलिए वो लिली से दाइशिंग कंपनी की सेल्स मैनेजर का नंबर मांगती है ताकि वो उससे पर्सनली जाकर मिलकर इस बारे में बात करे। और इधर बेचारे जालिंग का चैंगवान के बिना बुरा हाल हो रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर होता है, जहाँ उसके दोस्त बोलते हैं कि उसने इतना बड़ा बुके भेजा फिर भी वो नहीं मानी। पर वो कहता है कि चैंगवान ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है और अब उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे मनाए। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अगले दिन अब चैंगवान सेल्स मैनेजर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो तो अभी अभी किसी काम से बाहर गया है और वो कब तक लौटेगा पता नहीं। इसीलिए चैंगवान वहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लग जाती है। वेट करते करते उसे वहीं पर शाम हो जाती है और जब सेल्स मैनेजर वहाँ पर आता है तो कहते हैं कि अरे आप अभी तक मेरे यहाँ पर वेट कर रहे हो, वैसे अब खाने का टाइम हो गया तो चलो डिनर पर ही बात करते हैं, जिसके लिए वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ दोंग याओ को भी ये बात बताता है कि चैंगवान सच में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लड़की है। उसने जालिंग की मदद नहीं ली प्राइसेस कम करवाने में, बल्कि वो खुद ही सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलने के लिए गई, जिसके साथ वो डिनर पर गई है, जहाँ पर प्राइसेस कम करवाने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सेल्स मैनेजर है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। इधर चैंगवान मिस्टर वांग और बाकी लोगों के साथ डिनर के लिए पहुंच गई थी और जैसे वो लोग ड्रिंक करना शुरू करने वाले थे तभी वहाँ पर दोंग आ जाता है, जो सभी लोगों को बताता है कि मैं मिस्टर याओ का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे चैंगवान को ज्वाइन करने के लिए कहा था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चैंगवान भी उसे यहाँ पर देखकर हैरान थी कि ये क्या कर रहा है, पर वो उसके कान में उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। दोंग मैसेज करके याओ को बताता है कि मैं पहुँच गया हूँ और अगर तुम्हें फिर भी क्यूरियोसिटी है जानने की तो तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। फिर वो सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और हमारे बीच में सिर्फ एक ही फीमेल है, इसलिए उसकी बिहाफ पर मैं ड्रिंक करूँगा, क्योंकि वो अगर ड्रिंक करेगी तो ये तो अनफेयर होगा ना हमारे साथ। लेकिन चैंगवान उसे रोक देती है। मिस्टर वांग के साथ टोस्ट रेस करके पूरा ग्लास एक ही बार में पी जाती है, जिसे देखकर मिस्टर वांग और दोंग दोनों ही हैरान थे। दोंग बोलते हैं कि अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी ड्रिंक करने निकली। फिर वो भी टोस्ट टेस्ट करता है, इसीलिए अब मिस्टर वांग को भी पूरा ग्लास एक बार में पीना पड़ जाता है। जहाँ ड्रिंक करते करते चैंगवान उनसे काम की बात करती है, बॉक्सेस के प्राइस कम करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसने उनके सारे सैंपल और कॉस्टिंग वगैरह स्टडी कर लिए थे और उसे पता था कि वो लोग उसे डिस्काउंट दे सकते हैं। जो सुनकर मिस्टर वांग भी मान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितना डिस्काउंट, तो 10% काफ़ी रहेगा क्या। पर तभी उनके फ़ोन पर जालिंग का मैसेज आता है जो बोलता है कि चैंगवान मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जितना भी डिस्काउंट मांग रही है आप दे दो, मैं अपने डैड से बात करके ना आपकी सैलरी बढ़वा दूंगा। जो पढ़कर वो फटाफट से चैंगवान को 20% डिस्काउंट दे देता है। ये जानकर दोंग और चैंगवान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग तो यहाँ पर मज़े से ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, लेकिन उधर बेचारा याओ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ना तो दोंग उसका फ़ोन उठा रहा था ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। इसीलिए अब याओ उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ से वो मिस्टर वांग और उसके लोगों को यहाँ से जाते हुए देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में ड्रंक हो चुके थे। अंदर जाकर वो देखता है कि चैंगवान और दोंग मज़े से सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल चुका था। वो यहाँ पर याओ को देखकर हैरान हो जाते हैं। दोंग तो यहाँ पर उसके गले लग जाता है, जिसकी ऐसी हरकतें देखकर याओ पूछता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो हो गया क्या। तो चैंगवान उसे बता देती है कि उन्हें 20% डिस्काउंट मिला, इसीलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए उसे ड्रिंक करने को बोलती है। पर दोंग कहता है कि मैं उनके बिहाफ पे ड्रिंक कर लेता हूँ, याओ ड्रिंक नहीं कर सकता। जिस पर चैंगवान बोलती है कि अच्छा वो ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये सुनते याओ बोलता है कि किसने कहा ऐसा है, और दोंग के हाथ से ग्लास छीन कर खुद ही पीने लग जाता है। लेकिन 2 मिनट बाद देखते हैं कि उसकी हालत तो काफ़ी बुरी हो गई थी, वो वहीं चेयर पर मुंह खोलकर सो गया था, जिसे देखकर चैंगवान बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है। पर दोंग बेचारा परेशान हो रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला था और उन्हें यहाँ से कोई कैब भी नहीं मिलने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो याओ को यहाँ से कैसे लेकर जाएगा। पर चैंगवान को एक आइडिया आता है और अब वो लोग याओ को एक ट्रॉली के अंदर खींच के लेकर जा रहे होते हैं सड़क से।
जिसकी ऐसी हालत देखकर आसपास के लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि ज़रूर उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक किया होगा। जो सुनकर चैंगवन सोचने लग जाती है कि अगर किसी कलीग ने ऐसा देख लिया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो याओ का फेस जैकेट से कवर करने के लिए बोलती है, पर उसका फेस कवर करने से पहले डोंग चैंगवन को बोलता है कि क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाओगी, चलो थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। जिसका ये आइडिया उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो याओ के ड्रंक हालत में उसके साथ फोटोज क्लिक करवाती है। फिर वो लोग उसका फेस कवर करके उसे होटल तक लेकर जाते हैं, जहाँ डोंग उसके रूम का कार्ड लेने के लिए रिसेप्शन पर चला जाता है और चैंगवन बेचारी उसे खींच कर ऊपर लेकर जा रही थी। पर कॉरिडोर के अंदर याओ उस कार्ड से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि ये बेड ना काफ़ी छोटा है, मुझे दूसरा चाहिए। चैंगवन उसे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है वापस से ऊपर लेटाने की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर डोंग आ जाते हैं और ये दोनों काफ़ी मुश्किल से अब उसे उस कार्ड के ऊपर वापस से लेटाते हैं और खींचकर उसके रूम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ डोंग तो उसके लिए टॉवल लेने के लिए चला जाता है और याओ नशे में चैंगवन को अपना पूरा पर्स दे देता है टिप देने के लिए और यहाँ पर अपने कपड़े उतारने लग जाता है। बोलता है कि मुझे ना स्विमिंग करने जाना है। जो सुनकर चैंगवन जोर से चिल्लाकर डोंग को बुलाती है और कहती है कि याओ अपने कपड़े निकाल रहा है, इसीलिए वो फटाफट से आकर उसे रोकता है। अब चैंगवन ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है कि प्रपोजल मैं मेल कर दूंगी और फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। डोंग उसे याओ के पर्स के आधे पैसे देना चाहता था, लेकिन वो मना करके यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अब जब याओ की आँख खुलती है तो डोंग से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। इस पर डोंग पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे, तुम तो चैंगवन के सामने अपनी पैंट खोलने वाले थे, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से रोका। जो सुनकर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो उसे कल रात की फ़ोटो भी दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और वो इस बारे में और बात करने से मना करता है। लेकिन डोंग फिर उसे कल की प्रपोजल का ईमेल दिखाता है जिसमें उन्हें 20% डिस्काउंट मिल गया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश था। ऑफिस के अंदर वो चैंगवन को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या आप कल रात आराम से सोए। तो वो कहता है कि हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हो। इस पर कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, और आप जो कल मुझे टिप दे रहे थे ना वो सारी टिप मैंने डोंग को दे दी। पर वो यहाँ पर उसे सीधा काम की बात करने लग जाता है कि ये प्रपोजल बहुत ही अच्छा है और तुमने अच्छा काम किया है। फिर वो उससे पूछ लेता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के कनेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देखो, बिजनेस में कनेक्शन होना भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर चैंगवन कहते हैं कि आप सही कह रहे हो। अब वो यहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में ठीक से बताना चाहती थी, लेकिन उसे सही नहीं लगता, इसीलिए वो बोल देती है कि मैं अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहती हूँ। जिससे खुश होकर डोंग उसे एक बोनस देता है, जिसमें 2 लोग एक दिन के लिए उनके होटल के बहुत ही एक्सपेंसिव रूम में रुक सकते थे। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करूँगी, वो कभी भी इतने एक्सपेंसिव होटल में नहीं रहे। जो सुनकर याओ उसे देखने लग जाता है कि वो कितनी ईजिली सेटिस्फाई हो गई। चैंगवन अब काफ़ी खुश होकर अपने घर पर जाती है और डैड को सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि कैसे उसे बोनस मिला है, इसीलिए मॉम को सरप्राइज़ देने के लिए बोलती है। जहाँ डैड मॉम को जाकर ये बताते हैं कि उन्होंने मॉम के लिए एक एक्सपेंसिव होटल बुक किया है, पर मॉम ये देखकर उसे कैंसिल करने के लिए कह देती है और बोलती है कि हमें ये सब बकवास चीज़ों पर खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डैड उन्हें समझाते हैं कि कैंसिल नहीं हो सकता, पर उनके काफ़ी मनाने पर भी वो नहीं मानती। इसलिए अब चैंगवन मॉम को बता देती है कि उसे बोनस मिला है और मैं और डैड तो आपको सिर्फ सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। अब ये जानकर कि चैंगवन को बोनस मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन अब इवेंट का होता है, जहाँ पर चैंगवन सभी गेस्ट को वेलकम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं, तो वो उन्हें भी वेलकम करती हैं। फिर वो उन्हें यहाँ से अंदर लेकर जाती सब चीज़ें दिखाने के लिए और अपने पेरेंट्स को एंजॉय करने के लिए बोलती है। तभी लिली आकर चैंगवन को बताती है कि सारे टिकट्स तो सोल्ड आउट हो गई थी, लेकिन अभी तक उतने गेस्ट नहीं आए हैं जितने कि आने चाहिए थे। ये जानकर वो बाकी कस्टमर्स को मैसेज करने के लिए बोल देती है ताकि वो लोग टाइम से इवेंट में पहुंच जाए। याओ भी यहाँ पर उसे इस सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस बीच वो यू चैंगवन को टॉन्ट मारने लग जाती है और कहती है कि कहीं तुमने तो सारे टिकट्स नहीं खरीद लिए अपनी जेब से अपने इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो सुनकर डोंग भी उसे अच्छे से सुना देता है और बोलता है कि अगर तुमने अपने पैसों से टिकट खरीदे भी है ना, तो मिस्टर याओ से रिएम्बर्समेंट ले लेना, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है ना। जो सुनकर वो ये चुप हो जाती है, पर चैंगवन यहाँ पर याओ को कहती है कि सारे टिकट सच में सोल्ड आउट हो गए थे और उन्होंने बाकी लोगों को मैसेज कर दिया, तो शायद वो आते ही होंगे। ये बोलकर वो बाकी चीज़ें चेक करने के लिए चली जाती है, पर तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट आकर चैंगवन पर रुकती है। जो देखकर वो हैरान थी कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जालेंगे किंग का कॉस्ट्यूम पहनकर सभी लोगों के सामने चलता हुआ चैंगवन के पास आता है, जिसमें उसे दुख भी नहीं रहा था। इसीलिए 2 लोग उसका मास्क हटाते हैं, जिसे वहाँ पर देखकर चैंगवन के साथ साथ याओ और डोंग दोनों ही हैरान थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है।
वो चैंगवान के पेरेंट्स से जाकर मिलता है, जहाँ मॉम तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जालिंग फिर सभी लोगों से कहता है कि मैं आपके टाइम का सिर्फ 2 मिनट लूँगा, और फिर सभी के सामने नीज पर बैठकर चैंगवान को प्रपोज कर देता है, जो देखकर सभी लोगों से प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लग जाते हैं। लेकिन चैंगवान हैरान थी। वो जालिंग को खड़े होने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं होता, और जब वो उसे खींचकर खड़ा कर रही थी तब वो एकदम से उसे गले लग जाता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और सभी ताली बजाने लग जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मैनेजर मिस्टर जू आते हैं, जिन्हें कि वोयू ने बुलवाया था। वो चैंगवान को साइड में लेकर जाते हैं और बोलते कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उससे बात ही कर रहे थे, तभी जालिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर बीच में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहे हो, जो देखकर चैंगवान उसे काफ़ी मुश्किल से रोकती है और खींचकर बाहर लेकर जाती है। वहाँ उस पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है कि क्या तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना बंद करोगे। आज के हमारे इवेंट का थीम था पेरेंटल लव, लेकिन तुमने ये सारी हरकतें करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस पर जालिंग बोलता है कि मैं तो सिर्फ अपनी सिंसेरिटी तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिलाने में मदद करी, क्योंकि तुम कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सीक्रेटली मिस्टर वांग को तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए बोल दिया था। साथ ही ये भी बताता है कि उसने उसके इवेंट के सारे टिकट भी खरीद लिए, जो सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी अंदर इवेंट वापस से शुरू हो जाता है, इसीलिए वो जाने लगती है। मॉम उसे यहाँ पर रोकती है और बोलती है कि उसने तुम्हें इतने अच्छे से प्रपोज किया है, तुम्हें उसे जवाब तो देना चाहिए ना। लेकिन चैंगवान गुस्से में बोलती है कि आप हमारे बीच में मत आओ, और अपना काम करने के लिए चली जाती है। जो देखकर जालिंग मॉम से बोलता है कि मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया और उससे गुस्सा दिला दिया। लेकिन मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, और उससे अपने साथ घर पर ले जाती है डिनर कराने के लिए, जहाँ जालिंग मॉम को बोलता है कि अभी तक मैंने तो सिर्फ चैंगवान के हाथ का खाना खाया था, लेकिन आप तो उससे भी अच्छा खाना बनाती हो। और फिर उन्हें बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स हमेशा काम के लिए बिजी रहते थे और वो हमेशा से उनकी जैसी एक फैमिली चाहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जो सुनकर मॉम डैड उसे बोलने लग जाते हैं कि वो लोग तो सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता। हमें चैंगवान पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। जो सुनकर जालिंग बोलता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर मेरी चैंगवान से शादी हो जाएगी ना तो मैं उसे हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिल ले, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। उसी वक्त चैंगवान भी घर पर आ जाती है, जो कि जालिंग को यहाँ पर देखकर हैरान थी। पर मॉम बोलती है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ, उसने तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने प्रपोज किया और तुम्हारे लिए रिंग भी लेकर आया, तो मैं चाहती थी कि हम लोग उसके पेरेंट्स से मिले। ये सुनकर चैंगवान मॉम से बोलती है कि मैरिज मेरे और जालिंग के बीच का मैटर है, इसीलिए आप इंटरफेयर मत करो, क्योंकि सच में उसकी मॉम अब कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी। तो सब सुनकर जालिंग उसे गुस्सा होने से मना करता है और यहाँ से जाने लगता है। तो चैंगवान भी उससे बात करने के लिए उसके साथ जाती है, जहाँ पर रास्ते में एक बच्चा जालिंग का कॉस्ट्यूम देखकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने की जिद करता है। पर वो उस बच्चे से बोलता है कि अगर चैंगवान हाँ बोलेगी तभी वो फ़ोटो खिंचवाएगा। तो चैंगवान हाँ बोल देती है, इसलिए वो उस बच्चे के साथ अब फ़ोटो खिंचवाता है। फिर जालिंग यहाँ पर इससे ये सब करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक पावर बैंक दिखाते हुए बोलता है कि जब हम पहली बार मिले थे उस वक्त मुझे एक मीटिंग में जाना था और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से मैं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाता। लेकिन तुम एक एंजल की तरह आई और तुमने मुझे उस वक्त ये पावर बैंक दिया। इसी पावर बैंक के बहाने मैंने तुम्हारा नंबर लिया और फिर हम एक दूसरे से मिलते रहे, जिसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। और उसके हाथ में पावर बैंक देकर बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये पावर बैंक हमारे रिलेशनशिप को भी हमेशा चार्ज करता रहे। जो सारी बातें सुनकर चैंगवान काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो जालिंग उसे रोने से मना करता है। इस पर चैंगवान कहती है कि तुमने इतना ज़्यादा खर्चा किया है और अब तुम कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जिसकी ये बात सुनकर जालिंग उसे मनाने के लिए हक करने लग जाता है, तो वो भी स्माइल कर देती है। इसके बाद हम चैंगवान को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम को वो रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसे पहनने के लिए देती है। मॉम बोलती है कि टाइम कितना जल्दी पास आउट हो गया ना, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। इस पर चैंगवान बोलती है कि मॉम मेरी शादी हो जाएगी तो क्या हो गया, मैं फिर भी आपसे मिलने के लिए आती रहूँगी ना, और चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं हमेशा आपकी बच्ची रहूँगी। इस पर मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना तब भी तुम मेरी बच्ची रहोगी। दूसरी तरफ हम जालिंग को उसके घर पर उसकी मॉम और सिस्टर के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से खाना खा रहा था और अपनी मॉम को बता देता है कि मैंने चैंगवान को प्रपोज कर दिया है। वो बोलता है कि अब चाहे डैड के बिजनेस पार्टनर कोई भी हो, मैं उनकी किसी भी पार्टनर की बेटी के साथ डिनर करने के लिए नहीं जाऊंगा, और अब आप डैड को बोलो थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए ताकि हम चैंगवान की फैमिली के साथ एक मीटिंग करें। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जो सब सुनकर सिस्टर जाली बोलने लग जाती है कि आखिर ये चैंगवान की स्टोरी क्या है और जालिंग इतना पागल क्यों है उससे शादी करने के लिए। तो मॉम बोलती है कि अगर मेरा बेटा उसे पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है तो हमें जल्द से जल्द उसकी फैमिली से मिल लेना चाहिए, और वो अगर एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन दोनों की शादी से।
लेकिन चार्ली बहुत ही ज़्यादा इविल माइंड की लड़की होती है। वो बोलती है कि मेरी शादी तो बिना किसी प्रपोजल और ज़्यादा डॉरी दिए हुई थी, इस वजह से मेरी लुओ फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। और आपको पता है ना मैंने क्यों उससे शादी की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी फैमिली का जो बिजनेस है, जो कि आपने और डैड ने इतनी मेहनत से बड़ा किया है, उस बिजनेस को और भी ज़्यादा हेल्प मिले। इसीलिए उसने बिजनेस के फ़ायदे के लिए लुओ फैमिली से शादी की। तो क्या वो अब इस बिजनेस का फ़ायदा चैंगवान फैमिली को देंगे? इसीलिए वही बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बुक करने के लिए कहती है चैंगवान की फैमिली से मिलने के लिए, ताकि उसे उनकी फैमिली के स्टेटस के बारे में पता चले और ये भी पता चले कि उसे यहाँ पर कैसे बिहेव करना होगा। अगली सुबह अब चैंगवान ऑफिस आकर याओ से मिलती है। उसने कल के इवेंट की पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई थी और वो इवेंट खराब करने के लिए यहाँ पर याओ से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो गुस्से में यहाँ से चला गया था। पर याओ बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारे इवेंट को और भी ज़्यादा इंगेजमेंट मिली, इसीलिए एक तरीके से कनेक्शन का इस्तेमाल करना अच्छा ही रहता है। इस पर चैंगवान बोलती है कि पर मेरा प्लान ये नहीं था। जिसे याओ समझाता है कि मुझे सिर्फ प्रोग्रेस से मतलब है, और देखा आउटकम के तौर पर तुम्हें कितनी सुंदर रिंग मिली है, जिस चीज़ के लिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। तो चैंगवान उसे कुछ कुकीज़ देती है जो कि उसने खुद बेक की हुई थी, क्योंकि उसने कल ये सब कुछ टॉलरेट किया इसके लिए, और उसे थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर दोंग आता है जो कि कुकीज़ का बॉक्स देख कर याओ से पूछता है कि तुम्हें स्वीट्स कब से पसंद आने लगी। जो सुनकर वो ग्रैंडमा की कही हुई बातों को याद करने लग जाता है और बोलता है कि जो कुछ भी ग्रैंडमा को पसंद है वो मुझे भी पसंद है। जब मैंने ग्रैंडमा के सामने शांगली रेस्टोरेंट की बात की थी तब वो मुझसे चैंगवान के बारे में बात करने लगी, इसीलिए शांगली को सिक्योर करने का रास्ता अब वही है। इसके बाद याओ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ वो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर गया था, जो देखकर ग्रैंडमा बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। पर फिर वो ग्रैंडमा को चैंगवान की लाई हुई कुकीज़ दिखाता है, जो देखकर ग्रैंडमा काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि तो चैंगवान ने बनाई है। तो याओ कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। ग्रैंडमा बोलती है कि कहीं तुम उसे काम पर परेशान तो नहीं करते, पर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब से आपने मुझे उसके बारे में बताया तब से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है और वो काम के दौरान ऑकवर्ड फील ना करे, इसलिए मैंने उसे आपके और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं बताया। जो सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करने लग जाती हैं और वो कुकीज़ याओ को भी ट्राई करने के लिए बोलती हैं, जिन्हें जैसे ही वो खाता है तो वो उसे काफ़ी पसंद आती है। इसके बाद हम चैंगवान को देखते हैं जो जब ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे जियालिंग का मैसेज आता है, जो बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, जिसका लोकेशन वो उसे भेज देता है और साथ में किस दिन आना ये भी बता देता है। जो चीज़ चैंगवान भी अपने पेरेंट्स को बता देती है वो सभी लोग तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, स्पेशली मॉम। वो अपने लिए ड्रेस वगैरह डिसाइड करने लग जाती हैं, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही अच्छी जगह डिनर करने के लिए जा रहे थे और वो जाओ को भी उस दिन फ्री रहने के लिए बोलती हैं। अगले दिन हम चैंगवान को माओ के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि उसकी और जियालिंग की फैमिली आपस में मिलने वाले हैं। जो सुनकर माओ बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी मान कैसे गई, उसने तुम्हें सिर्फ एक डायमंड रिंग दिया और तुमने हाँ बोल दिया। वो फिर यहाँ पर उसका बैग चेक करती है और उसमें सारा सामान निकालने लग जाती है, जिसमें एक पावर बैंक था। वो बोलती है कि तुमने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जियालिंग हमेशा अपना फ़ोन चार्ज करना भूल जाता है। उसके अंदर एक स्टेन रिमूवर पेन होता है क्योंकि वो हमेशा अपने कपड़ों पर खाना गिरा लेता है। इसके अलावा उसके अंदर एयरपोर्ट्स थे क्योंकि उसे गेम खेलना पसंद था, और यहाँ तक कि एक छोटी सी नोटबुक भी, क्योंकि जब भी जियालिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाता था तो वो उसे लिखकर याद दिलाती थी। ये सब देखकर माँ से बोलती है कि क्या तुम उसकी असिस्टेंट हो जो कि ये सब तुमने अपने बैग में रखा हुआ है, या फिर तुम किसी बच्चे को पाल रही हो, किस तरीके का प्यार है। इस पर चैंगवान बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह लव के अंदर कैलकुलेटिव नहीं हूँ, अगर हम ऐसी चीज़ें कंपेयर करने लग गए तो प्यार ही किस बात का। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि मैं जिस भी फैमिली में रहूँ हम अच्छे से रहें, हमारी फैमिली अच्छी हो और हम लोग साथ मिलकर मेहनत करें। और अगर मैं किसी वेल्दी फैमिली में शादी कर रही हूँ तो इससे मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे मेरे होने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। पर माँ उसे समझाने लग जाती है कि तुम दोनों के बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसीलिए तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे और इनमें तुमको खुद ही ऐसा लगेगा जैसे कि तुम अपनी ज़िंदगी में हार रही हो। पर चैंगवान से ये सारी बातें छोड़कर उससे एक मदद मांगती है कि वो उसके और उसकी मॉम के साथ शॉपिंग पर चले उन्हें एक ड्रेस दिलवाने के लिए, क्योंकि उसकी पसंद काफ़ी अच्छी है और वो अकेले अपनी मॉम को हैंडल नहीं कर पाएगी, जिसके लिए वो मान जाती है। सीन अब यहाँ से चैंगवान की डैड पर आता है, जो कि जब कार ड्राइव करके याओ और मिसांग को ले जा रहे थे तभी उन्हें मॉम का कॉल आता है, तो वो फ़ोन स्पीकर पर करके बात करने लग जाते हैं, जहाँ मॉम उनसे मिसांग से बात करने के लिए बोलती है कि जिस दिन वो लोग जियालिंग की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं उस दिन वो थोड़ी देर के लिए अपनी कार उन्हें दे दे ताकि वो लोग उस कार में बैठकर डिनर पर जा सके। पर फ़ोन रखने के बाद डैड मिसांग से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस सब की कोई ज़रूरत है और आप मेरी वाइफ की बातों को माइंड मत कीजिएगा। मिसांग भी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, और याओ भी उन्हें उस दिन छुट्टी दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर जब याओ और सांग रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं तो याओ सांग को बोलता है कि 10 साल पहले चैंगवान के डैड ने तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे लगा कि तुम उन्हें अपनी कार दे दोगी,
इस पर वो बोलती है कि चैंगवन के डैड तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड पर्सन है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो हमेशा चाहती है कि मैं उनकी काइंडनेस को रीपे करूँ। जब चैंगवन के डैड बीमार थे तब मैंने उनके इलाज के लिए पैसे दिए थे, यहाँ तक कि मैंने उनको ड्राइविंग की नौकरी भी दी। इसके अलावा मैंने चैंगवन को भी जॉब पर लगवाया और ये सब करके मुझे लगता है कि मैंने अपनी काइंडनेस रीपे कर दी है, लेकिन फिर भी वो मुझसे हमेशा और डिमांड करती रहती है। पर वैसे उनकी बेटी की शादी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें एक रेड एनवेलप भिजवा दूँ। इस पर याओ कहता है कि ये सब मैं देख लूँगा कि उसे क्या भिजवाना है। इसके बाद हम याओ को एक लॉ फर्म के बाहर देखते हैं क्योंकि उसकी टीचर ने उसे किसी पर्सन से मिलने के लिए कहा था और इसी फर्म के अंदर इंटरव्यू चल रहे थे। वो यहाँ पर आकर उस पर्सन से मिलता है जिसका नाम तांग होता है। तो तांग बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई फेवर नहीं करूँगा इंटरव्यू के लिए, पर वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी खुद की एबिलिटी से इस इंटर्नशिप को पाना चाहता हूँ। इसीलिए वो उसे यहाँ से अपना रिज्यूमे देकर चला जाता है। इसके बाद हम चैंगवन, मॉम और माओ को देखते हैं जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर मॉम को एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करवाते हैं, पर मॉम उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो माओ ने झूठ बोल देती कि मेरे पास ना स्टोर की कूपन है जिससे कि ये ड्रेस हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, जो सुनकर मॉम काफ़ी खुश होकर मान जाती है और चैंगवन चुपके से जाकर पहले ही पेमेंट कर देती है ताकि उन्हें इस ड्रेस के प्राइस के बारे में पता ना चले। अब जब चैंगवन वॉशरूम जाती है तभी उसे मॉल के अंदर याओ मिल जाता है जो कि चैंगवन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि जल्दी उसकी शादी होने वाली है और कहता है कि अब तो तुम काम नहीं करोगी। पर चैंगवन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शादी के बाद भी अच्छे से अपना काम हार्डवर्क के साथ करूँगी। फिर याओ बोलता है कि शिन फैमिली की कोई भी लेडीज़ काम नहीं करती है। चैंगवन बोलती है कि वर्क उसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए वो हमेशा काम करेगी। तो याओ उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करते हैं जहाँ पर जाओ भी इन्हें ज्वाइन करता है, जहाँ पर मॉम इस बात से अभी भी अपसेट थी कि डैड मिस जैंग की कार नहीं लेकर आ पाए। तो माँ बोलती है कि अगर आप लोगों को कार चाहिए तो आप मेरी कार ले जाइए, जो सुनकर वो काफ़ी खुशी से मान जाती है। तो जाओ यहाँ पर माँ को भी उनके साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, पर मॉम बोलती है कि पहले माँ से पूछना चाहिए ना तुम्हें कि वो फ्री है कि नहीं। तो माँ यहाँ पर मना कर देती है। वो बोलती है कि ये सभी आपका फैमिली मैटर है, जो सुनकर जाओ को अच्छा नहीं लगता। अब जब डिनर के बाद माओ जाओ को अपनी कार की तरफ लेकर जा रही थी तो जाओ उससे बोल देता है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, और मेरी मॉम भी कितनी मीन है, उन्होंने तुमसे कार लेने के लिए पूछ लिया लेकिन साथ में आने के लिए नहीं पूछा। इस पर वो उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारा फैमिली मैटर है और बताने लग जाती है कि कैसे उसके पेरेंट्स काम के चक्कर में हमेशा बिजी रहे। हालांकि वो काफ़ी रिच है लेकिन फिर भी उसे उसकी फैमिली के जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। जब उसने उसकी फैमिली को देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें प्राइसलेस हैं। फिर वो इससे यहाँ पर बोलती है कि कैसे चैंगवन का लव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और वो इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है। इसीलिए जब तुम शिन फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाओ तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना, जिसके लिए जाओ मान जाता है। अब वो उसे अपनी कार की कीज़ देती है ताकि वो उसे ले जा सके। जैसे ही जाओ कार के अंदर बैठता है तो माँ उसकी सीट वगैरह एडजस्ट करने लग जाती है, जिसे अपने इतना पास देखकर माँ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचता है तभी उसे माँ का मैसेज आ जाता है जो उसे पूछती है कि क्या तुम पहुँच गए, तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो उसे यहाँ पर एक नेकलेस की फ़ोटो भेजती है और बताती है कि तुम्हारी आँखें बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए मैंने उनसे इंस्पायर होकर एक नेकलेस बनाया है, जो देखकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉम वो ड्रेस पहनकर डैड को दिखा रही थी और डैड यहाँ पर बिना देखे मॉम को कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। पर फिर दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी इस घर को छोड़कर जाने वाली है। जिस बीच हम जाओ को देखते हैं जिससे कि एक मेल आता है जिससे उसे पता चलता है कि पहले जिस कंपनी में वो जॉब के इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ पर उसको सिलेक्शन नहीं हो पाया। तभी चैंगवन उससे उसके पास बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि कैसे उसने इस घर के अंदर एक रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसे यहाँ पर बाहर फोल्डिंग बेड के ऊपर सोना पड़ता है, इसलिए मेरे जाने के बाद वो रूम तुम्हें मिल जाएगा। जो सुनकर वो कहता है कि मैं भी तो जॉब करूँगा ना तो बाहर ही रहूँगा, इसीलिए मैं ये रूम यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, और दोनों हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तभी डैड भी सूट पहनकर बाहर आते हैं जो कि इन लोगों के सामने डांस करने लगते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ही मस्ती में जिसकी वजह से उनकी पैंट फट जाती है, जो सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। यहाँ से फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जियालिंग अपनी मॉम और सिस्टर के साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गया था। वहीं हम मिस्टर शिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनका जो टेंडर इजीली पास हो जाता था वैसा अब नहीं हो रहा था। तो उनके असिस्टेंट यहाँ पर उनके मसाज करने के बहाने बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है जो पूछती है कि आप कब आ रहे हो, पर वो मना कर देता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे मीटिंग में जाना है। ये बोलकर वो कॉल रख देता है।
उसके असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी बिहाफ पर मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगी और आप जाओ, आपकी बेटे की शादी बहुत ही बड़ा ओकेजन है। पर वो कहता है कि मेरे लिए बिजनेस पहले आता है। दूसरी तरफ चैंगवान की फैमिली रेडी होकर रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, जहाँ पर मॉम तो रेस्टोरेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि कितनी अच्छी और एक्सपेंसिव जगह है। पर क्योंकि जालिंग अपनी फैमिली के साथ अभी तक नहीं पहुंचा था, तो चैंगवान उन्हें बोलते हैं कि वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आते ही होंगे। इस पर मॉम कहती है कि ट्रैफिक हमें क्यों नहीं मिलता, जो सुनकर चैंगवान सभी लोगों को टी ऑफर करती है। पर उतने में ही वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ मॉम जियाली को कॉम्प्लीमेंट देने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड होता है। वो बोलती है कि मैं तो खड़े खड़े थक गई और चलो बैठते हैं। ये बोलकर वो सबसे पहले खुद ही जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर जियालिंग चैंगवान के पास बैठना चाहता था, लेकिन उसके पास जाओ बैठ जाता है। इसीलिए अब जियालिंग को अपनी फैमिली के साथ बैठना पड़ता है। जहाँ पर मॉम पूछते हैं कि मिस्टर शिन नहीं आए, तो जियालिंग की मॉम बताती है कि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो नहीं आए। ये सुनकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट ओकेजन में वो आदमी एब्सेंट है। तो जियालिंग यहाँ पर अपने डैड को कवर करने के लिए बोलने लग जाता है कि उन्होंने आप लोगों से माफ़ी मांगी है कि वो लोग इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे आप लोगों का पूरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा खाना ऑर्डर करता हूँ। जहाँ फिर से जियालिंग बहुत ही रूड वे में अपना और अपनी फैमिली का पूरा फेवरेट खाना चैंगवान को ऑर्डर करने के लिए बोलती है और सब कुछ अलग अलग ऑर्डर करने के लिए बोलती है, जो देखकर चैंगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर फिर वो जियालिंग के साथ खाना ऑर्डर करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उसे उसकी बहन की बिहाफ पर सॉरी मांगता है और कहता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ना उसका दिमाग चलना बंद हो गया है, इसलिए उसकी बातों को माइंड मत करना। फिर जैसे इन लोगों का खाना सर्व होता है, तो डैड यहाँ पर सभी लोगों के सामने बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया है और बताते हैं कि चैंगवान हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है, जो कि अब आपके घर चली जाएगी, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी भी बेटी है, तो शायद आप हमारी फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बोलकर वो कुछ ज़्यादा ही वाइन पी लेते हैं। फिर मॉम भी मिसेस शिन को बोलती है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, चैंगवान काफ़ी अच्छी लड़की है, जो कि कभी भी हमें परेशान नहीं करती, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ पर भी रहे वहाँ पर खुश रहे। अब वो आपके घर में आएगी तो मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ कि आप उसे खुश रखेंगे। तभी जियालिंग खड़ा होकर बोल देता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसे हमेशा खुश रखूँगा। तो मॉम डैड यहाँ पर दोनों उसे हैप्पीनेस विश करते हैं। अब क्योंकि डैड यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वाइन पिए जा रहे थे, तो जियाली उन्हें यहाँ पर फिर से क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है और बोलती है कि ये आपकी कोई ओल्ड विस्की नहीं है जिसे आप इसे सुड़क सुड़क करके पिए जा रहे हो, ये वाइन है, इसे इस तरीके से नहीं पिया जाता। जो सुनकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जियाली को बोलती है कि तुम यंग जनरेशन की लड़की हो, लेकिन तुम में एल्डर से बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। इस पर जियाली कहती है कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, अगर कभी मेरे पेरेंट्स कुछ गलत करते हैं तो मैं और मेरा भाई उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ना कि किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह जिसमें जो पेरेंट्स कहते हैं सिर्फ वही होता है। उसी वक्त वेटर यहाँ पर खाना रखकर चला जाता है, इसलिए जियालिंग इन बातों को माइंड न करके उन्हें खाना ट्राई करने के लिए बोलता है। जैसे ही डैड उस डिश को ट्राई करते हैं तो उन्हें खांसी आने लग जाती है, जो देखकर मॉम और चैंगवान डैड की तरफ जाते हैं उन्हें पानी ऑफर करने के लिए। पर इस चीज़ पर भी जियाली उन्हें पॉइंट आउट करने लग जाती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो लोग कितना एंशियस हो रहे हैं, और कहते हैं कि उन्हें तो इस डिश को अच्छे से खाना भी नहीं आता। वो फिर उन्हें फिश की टेल खाने के लिए ऑफर करती है, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात थी। पर चैंगवान काफ़ी अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करती है और खुद ही वो फिश टेल खाने लगती है, लेकिन जाओ से रोककर खुद उसे खा लेता है। जो सब कुछ देखकर जियालिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो फुसफुसाते हुए अपनी बहन को बोलने लग जाता है कि तुम कैसे हरकतें कर रही हो, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम फिर यहाँ पर मिसेस शिन से पूछती है कि आपने क्या सोचा है चैंगवान और जियालिंग की शादी के लिए। इस पर मॉम बोलती है कि बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेंगे ना, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन मॉम बोलती है कि वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए अरेंजमेंट वगैरह में। इस पर मिसेस शिन उन्हें आइडिया शेयर करने के लिए बोलती है, तो मॉम बताती है कि डैड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो कि शंघाई में रहते हैं, जिन्हें वो शादी में इन्वाइट करना चाहते हैं, और मॉम अपने होम टाउन के लोगों को भी बुलाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पर भी सेरेमनी रखेंगे। पर जियालिंग कहता है कि मैं तो ट्रैवल करते हुए शादी करना चाहता हूँ। इस पर मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चैंगवान मेरी एक ही बेटी है और मैं अपने सभी रिलेटिव्स वगैरह को बुलाना चाहती हूँ ताकि उनको पता चले कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। इसी बीच हम याओ को देखते हैं, जो कि मिस सांग के बिहाफ पर चैंगवान के लिए एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट लेकर आ रहा होता है। तभी जियाली बीच में बोलने लग जाती है कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमने एक 5 स्टार होटल बुक किया था, और ऐसे होटल वाले बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि हम ऐसी ग्रैंड वेडिंग करने के बारे में नहीं सोच रहे, हम एक नॉर्मल सी शादी करेंगे जिसमें हम अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। ये सुनकर जियाली बोलती है कि हमारी तरफ से तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आएंगे, जो कि सारे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और आप ऐसे छोटे मोटे लोगों को शादी में बुलाओगे, क्या ये बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी याओ भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो इन लोगों की आवाज़ सुनकर साइड में रुक जाता है, जहाँ पर मॉम गुस्से में उठकर जियाली को बोल देती है
कि इतनी यंग एज में तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है। हमारी बेटी से ज़रा कुछ सीखो, तुम एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो। ये सुनकर जाली को भी गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जालियांग उसे रोक देता है। वो जाली के बिहाफ पर उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है ना, शायद इसी वजह से ऐसी बकवास बातें कर रही है। पर जैसे आप शादी बता रहे हो ऐसी तो मैंने भी इमेजिन नहीं की थी। ऐसी शादी करना तो बहुत ही ऑकवर्ड होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी एकदम फ्ली मार्केट की तरह लगे। जो सुनकर चैंगवान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि रिच पीपल जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं और हमारे जैसे लोग फ्ली की तरह होते हैं। अब तुम यहाँ पर आकर क्लास की बातें करने लगे। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एक वेल्दी फैमिली के अंदर शादी करूंगी। मुझे तो यही लगता था कि जालंग भी हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी लड़का है, इसीलिए हमारा एक अच्छा मैच है। लेकिन उसने अपनी रिच होने वाली बात मुझसे छुपाई, और अगर उसने मुझसे बेग नहीं किया होता ना उसे माफ़ करने के लिए, तो आज हमारी ये मीटिंग नहीं हो रही होती। और शादी जो है दो फैमिली के बीच की बॉन्डिंग होती है। मुझे तो लगा था आज हम लोग बैठकर साथ में बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मील शुरुआत से ही एक मिस्टेक थी, क्योंकि आप लोगों ने हमें डिनर पर तो बुलाया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमें नीचे दिखाने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए। इसलिए हमें डिनर स्किप करते हैं और ये वेडिंग भी। जो बातें सुनकर याओ यहाँ से चला जाता है और जाली फिर से बोलने लग जाती है कि देखो तो इन लोगों को, ना तो इन लोगों की कोई क्लास है, ना इन लोगों के पास पैसा, और हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाली को भी काफ़ी लड़कियां मिल जाएंगी जो कि उसकी स्टेटस के बराबर होंगी। ये बात सुनकर मॉम को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर जालिन को बोलती है कि अभी तक तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला अपनी बहन के लिए, वो कैसी कैसी बातें कर रही है। और जालिन तुम कान खोल के सुन लो मेरी बात, हमारी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये बोलकर वो सभी लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। जिन्हें जालिंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते। ये देखकर जाली उससे बोलते हैं कि तुम ऐसे लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हो, पर वो उल्टा उसे ही सुनाकर उनके पीछे चला जाता है। जहाँ पर चैंगवन अपनी फैमिली को नीचे जाकर उसका वेट करने के लिए बोलती है और खुद जालियांग से बात करने लग जाती है। वो उसे बोलती है कि अभी से ही चीज़ें इतनी ख़राब है तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। पर जालियांग उसे कहता है कि चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हुई है, हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन चैंगवन उससे टाइम मांगती है ताकि दोनों इस बारे में थोड़ा अच्छे से सोच सके। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आकर चैंगवन को याओ का दिया हुआ गिफ्ट देती है। जब जालिंग चेक करता है तो कार्ड पर याओ का नाम लिखा हुआ था। इसे लो चैंगवन से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों देगा। ये सुनकर चैंगवन उसे बोलती है कि मुझे क्या पता, और यहाँ से चली जाती है। इधर जालिंग गुस्से में जाकर अपनी बहन पर चिल्लाने लग जाता है, पर वो भी वहाँ पर उस पर चिल्लाए जा रही थी। तो मॉम इन दोनों को चुप करवाती है और जालिंग को बोलता है कि तुम्हें अपने और चैंगवन के बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। वही चैंगवन बाहर जाते वक्त याओ को कॉल करती है और पूछती है कि आपने मुझे एक गिफ्ट क्यों दिया। तो बताता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि ये मिसेस जांग की तरफ से है। और उसे समझाता है कि उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी सिंसियर हो, उनके लिए सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ मैटर करती है। और तुम अगर ये सोचते हो कि वेल्दी फैमिली में रहकर तुम अपनी तरीके की लाइफ जी पाओगी, तो इस सब के बीच में सिर्फ तुम ही सफ़र करोगी। ये बोलकर वो कॉल रख देता है। वहीं घर पर पहुंचकर मॉम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो जालियांग की पूरी फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लग जाती है। खास तौर पर जाली के बारे में कहती है कि वो तो एकदम पैरासाइट की तरह है, और उसने जानबूझकर चैंगवन को खाना ऑर्डर करने के लिए कहा क्योंकि वो उसे उसकी जगह दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो एक होटल में काम करती है। पता नहीं चैंगवन को उस लड़की में क्या पसंद आया। वो लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं करनी है कोई शादी वगैरह। जाओ भी यहाँ पर मामू को नूडल्स बनाने के लिए देता है और कहता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया, इसे खा लो। पर मामू से अपने पास बिठाकर बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें जॉब मिली। इस पर वो कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि ठीक है अच्छे से जॉब ढूंढो, अच्छे से पैसा कमाओ और लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो। अपने डैड की तरह मत बनना, कोई स्किल सीखो, उन्हें तो सिर्फ ड्राइविंग करना ही आता है। जिनकी ये बात सुनकर डैड नाराज़ होकर चले जाते हैं। तो मॉम उन्हें मनाने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं आपको बुरा नहीं बोल रही थी। उसी वक्त चैंगवन घर पर आ जाती है। तो मॉम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और जालिंग के बारे में क्या बातें हुई, क्या शादी के बारे में कुछ बात हुई। पर मॉम को यहाँ पर साफ साफ बोल देते कि मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। इस पर मॉम कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो जालियांग से शादी करनी है ना, और तुम दोनों का 3 साल का रिलेशनशिप है, इसलिए तुम्हें अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। उन लोगों को हमारे कुछ रिलेटिव से प्रॉब्लम है ना, तो हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। पर चैंगवन अपनी मॉम को समझाती है कि अगर हम ग्रैंड वेडिंग कर भी देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, और आपने जब डैड से शादी की तब वो भी तो पुअर थे ना। पर मॉम उसे बोलने लग जाती है कि हमारी बात अलग थी। जो सारी चीज़ें सुनकर चैंगवन को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी। ये बोलकर वो नाराज़ होकर घर से चली जाती है। फिर हम उसे माओ के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसके लिए डम्पलिंग्स बना रही थी। जहाँ पर चैंगवन उसे बोलती है कि मुझे आप समझ में आ रहे हैं कि वेडिंग जो होती है वो 2 फैमिलीज़ का यूनियन होती है, जिसमें दोनों ही कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करते हैं। इस पर माओ बोलती है कि अच्छा है कि तुम्हें टाइम से समझ में आ गया, और जालिंग की फैमिली तो हमें इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो तो हमें अपने बराबर ही नहीं समझती। और वैसे तो मेरी मॉम हमेशा मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन आज तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। इस पर माओ से कहती है कि सारी मॉम्स ऐसे ही होती हैं, वो हमेशा अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ देखती हैं। उन्हें लगता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिली वो हमारे बच्चों को मिले, और जब वो चीज़ हो जाती है तो उन्हें उसी से खुशी मिलती है।
चैंगवन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम की मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही उनकी सारी होप्स पूरी कर सकती हूँ। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने भी आज उन्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेरा अच्छा ही चाहती है। उसी वक्त उसे जैलिंग का मैसेज आता है जो कि उससे माफ़ी मांग रहा था अपनी सिस्टर और अपनी फैमिली के बिहाफ पर। ये देखकर माओ से बोलती है कि जैलिंग बिल्कुल भी तुम्हें डिजर्व नहीं करता, उसमें ज़रा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो चैंगवन बोलती है कि आज उसने एक शब्द भी नहीं बोला वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अगर उसने पहले ही कुछ बोला होता तो ये बातें इतनी आगे तक जाती ही नहीं। पर माओ से डम्पलिंग्स खाने के लिए बोलती है और कहती है कि उसके बाद तो मैं कहीं बाहर लेकर जाऊंगी। माओ फिर उसे अपने साथ में एक क्लब लेकर जाती है जहाँ पर चैंगवन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो उसे हैंडल करने के लिए वो यहाँ पर जाओ को बुलाती है। जब जाओ वहाँ पर आता है उस वक्त चैंगवन वॉशरूम गई हुई थी, तो वो यहाँ पर माओ से बातें करने लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी लॉ फर्म के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया था जिसमें वो पास हो गया और उसे इंटर्नशिप मिल गई है। जो सुनकर माओ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो उसे ये बात अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि इंटर्नशिप परमानेंट जॉब ऑफर नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें फ़िलहाल ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग अभी चैंगवन की शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर माओ से समझाती है कि सारी बिगनिंग हमेशा छोटी होती है, तो हमें उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बोलकर वो उसके बिहाफ पर ड्रिंक कर लेती है और वो उसे इतना सपोर्ट कर रही थी जो देखकर जाओ को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तभी चैंगवन वॉशरूम से आकर सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है और सभी लोगों को बोलने लगती है कि मेरा नाम चैंगवन है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी एंगेजमेंट ख़राब हो गई। जिसकी बातें सुनकर जाओ और माओ दोनों उसे स्टेज से नीचे उतारते हैं, जहाँ पर जाओ को देखकर वो उसे प्यार से समझाने लग जाती है कि तुम जिस भी लड़की से प्यार करो ना उसे अच्छे से चेरिश करना, और चाहे तुम जिससे भी प्यार करो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो सभी लोगों से बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से ड्रिंक्स। जो बात सुनकर माओ और जाओ से फटाफट से यहाँ से ले जाने लग जाते हैं और सभी लोगों से माफ़ी मांगते बोलते हैं कि इसने पी रखी है इसलिए कुछ भी बोल रही है। वहीं घर पर मॉम चैंगवन के लिए वरिड हो रही थी, लेकिन वो ऐसा शो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो डैड उन्हें बताते हैं कि जाओ ने बताया कि चैंगवन माओ के घर पर रुक रही है, इसलिए तुम उसके लिए परेशान मत हो। इस पर मॉम नाटक करने लग जाती है कि कौन उसके लिए परेशान हो रहा है, अब तो मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है ना, इसीलिए वो मुझसे कैसे भी बात कर सकती है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। पर डैड बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम उसके लिए वरिड हो, जो सुनकर मॉम इमोशनल हो जाती है। अगले सुबह अब जैसे मॉम उठकर अपने रूम से बाहर आते हैं तो अपने सामने चैंगवन को देखती है, जिसे देखकर मॉम पूछती है कि तुम वापस कब आई, क्योंकि जाओ ने बताया था कि तुम तो माओ के घर रुकने वाली हो। पर चैंगवन कहती है कि मैं कल रात को ही वापस आ गई थी और यहाँ पर फिर उनसे अपने कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती हो। जो सुनकर मॉम समझ गई थी कि कल उसने ड्रिंक किया है और उससे पूछती है कि क्या उसे हैंगओवर हो रहा है, लेकिन वो मना कर देती है। अब चैंगवन ने यहाँ पर उनके लिए काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और वो उन्हें बोलती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा काफ़ी वरिड रही हो, लेकिन ये जो शादी का डिसीजन है ये मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ और मेरा जो भी जवाब होगा मैं आपको अच्छे से सोचकर आपको बता दूंगी। जो सुनकर मॉम भी उसे कुछ नहीं बोलती। चैंगवन ने अब यहाँ पर उनके लिए केक भी बनाया हुआ था और उन्हें बाय बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। मॉम फिर डैड के पास जाकर उन्हें चैंगवन का बनाया हुआ केक दिखाती है और बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम तुम्हारी मॉम से जाकर कुछ पैसे ले ले ताकि हम चैंगवन को अच्छा सा डाउरी दे सके। जिस चीज़ के लिए डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी स्टेप मॉम है और हम लोग हमेशा से अपनी सेपरेट लाइफ जीते हैं, इसलिए मैं उनसे हेल्प नहीं मांग सकता, ये बोलकर वो चले जाते हैं। तो मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही उनसे हेल्प लेने के लिए चली जाऊंगी। जिसके बाद मॉम फ्रूट्स वगैरह लेकर ग्रैंड माँ से नर्सिंग होम में मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, वो शांगली रेस्टोरेंट में गई हुई थी। सीन भी ऐसे ग्रैंड माँ पर आता है जो कि याओ के साथ शांगली रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, जहाँ पर जाओ ने रेस्टोरेंट की कटलरी चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि वो टूटी हुई थी और साथ ही रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बदलने के लिए कहता है क्योंकि ये उन्हीं का रेस्टोरेंट था। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि कटलरी तो मैं चेंज करवा दूंगी, लेकिन इस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहती। जो सुनकर जाओ ने फिर से इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानते तो वो उन्हें अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने मेडिकल प्रोफेशनल से बात की आपके लिए एक अच्छा सा इंश्योरेंस लेने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर चैंगवन की मॉम भी आ जाती है जो कि इंश्योरेंस वाली बात को सुन लेती है, जिससे उन्हें लगता है कि याओ कोई स्कैमर है जो कि ग्रैंडमा को कोई इंश्योरेंस वगैरह की स्कीम में फंसा रहा है। इसलिए वो बिना सोचे समझे अपना बैग लेकर आती है और सीधे याओ को हिट कर देती है। थोड़ी देर बाद हम इन लोगों को नर्सिंग होम में देखते हैं, जहाँ पर चैंगवन भागी हुई आती है और ग्रैंडमा से पूछती है कि मेरी मॉम ने किसको हिट कर दिया। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे ग्रैंडसन को हिट कर दिया। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है, ग्रैंडमा का कोई ग्रैंडसन भी है। तभी वॉशरूम से याओ बाहर निकल कर आता है और उसे हाय बोलता है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान थी कि याओ ग्रैंडमा का पोता है और वो अपनी मॉम को बताती है कि याओ मेरा बॉस है। जो सुनकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये उन्होंने क्या कर दिया। चैंगवन याओ को आइस पैक लगाने के लिए देती है ताकि उसकी स्वेलिंग कम हो सके। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें याओ से मिलवाना चाह रही थी, लेकिन याओ ने ही मुझे मना किया ताकि तुम्हारे काम पर इसे इफेक्ट ना पड़े। मॉम भी अब यहाँ पर याओ से सॉरी बोलती है।
तो ग्रैंडमा मॉम से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। इस पर मॉम कहती है कि चैंगवन हमेशा से ही आपसे मिलने के लिए आती है हमारी पूरी फैमिली के बिहाफ पर, लेकिन इस बार एक गुड न्यूज़ है तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे आपको देने के लिए आ जाती हूँ। चैंगवन की एक बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी होने वाली है। ये बोलकर वो चैंगवन का हाथ दिखाती है, लेकिन उसने वो रिंग उतार दी थी। चैंगवन अपनी मॉम को यहाँ पर रोकती भी है ये सारी बातें ग्रैंडमा से शेयर करने के लिए, लेकिन मॉम नहीं रुकती। तो ग्रैंडमा बोलती है कि क्या तुम्हारी शादी उसी लड़की से हो रही है जो कि तुम्हें बिना बताए ब्लाइंड डेट पर गया था। पर मॉम यहाँ पर जालिंग को डिफेंड करने लग जाती है और बोलते हैं कि उस समय उसकी कोई गलती नहीं थी, वो उसके डैड ने किया था। और बोलते हैं कि शिन फैमिली की नाक तो एकदम हवा के अंदर है, उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग मेरी बेटी और मेरे परिवार को नीचा दिखा रहे थे, जो चीज़ एज अ पेरेंट मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम उन्हें बहुत अच्छा सा डाउरी दे दो ना। जिस पर मॉम कहती है कि मैं भी तो यही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और आप चैंगवन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी शादी में उसकी हेल्प करो। जो सुनकर चैंगवन बोलने लग जाती है कि मॉम आप चाहे उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो हम लोगों को हमेशा नीचा ही दिखाएंगे, इसलिए इस सबका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडमा चैंगवन को यहाँ से बाहर बात करने के लिए ले जाती है, जहाँ चैंगवन अपनी मॉम के बिहाफ पर ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है और उनकी बातों को नज़रअंदाज करने के लिए बोलती है। उन्हें बताती है कि वो मेरी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही वरीड है। जिस पर ग्रैंडमा उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो चैंगवन बोलती है कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि जालिंग और मैं अगर साथ में रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी जो कि मैं यही सब सोच रही थी, क्योंकि कल जब हमारी फैमिली मिली तो शुरुआत से हर चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था, तो पता नहीं आगे जाकर तो क्या ही होगा। और मुझे अब ऐसा लगता है कि जालिंग भी काफ़ी बदल गया है। जो सुनकर ग्रैंडमा पूछते हैं कि इस समय मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो चैंगवन बोलते हैं कि आपको मेरी मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। आपने वैसे ही पहले हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, जब मैं बीमार थी तभी भी आपने मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, और अब मैं बड़ी हो गई तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक वेल्दी फैमिली में शादी करके अच्छी लाइफ जीऊँगी, बल्कि मैं हमेशा खुद पर ही रिलाय करना चाहती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं मॉम और जालियां के बीच में फंस गई हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा यहाँ पर उससे अपने हाथ से निकालकर एक ब्रेसलेट पहनाने लग जाती है। वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है क्योंकि ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। जो देखकर चैंगवन उसे लेने से मना करने लग जाती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे ज़बरदस्ती पहना देती है। वो कहती है कि चाहे तुम्हारी शादी हो या फिर ना हो, रिग्रेट तो हमेशा लाइफ के अंदर रहेगा ही, लेकिन तुम ये डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम मॉम और याओ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर मॉम याओ से पूछने लग जाती है कि अगर तुम ग्रैंडमा के पोते हो तो भला तुम इतने साल तक कहाँ थे। इस पर वो कहता है कि भले ही मैं अब्रॉड में था, लेकिन मैं हमेशा ग्रैंडमा से टच में रहता था। इस पर मॉम कहती है कि कौन जाने, क्या पता तुम कोई बहरूपी हो जो कि उन्हें इंश्योरेंस बेचने आए हो। इस पर वो उन्हें परेशान करने लग जाता है और बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं तो उन्हें सच में इंश्योरेंस बेचने के लिए आया हूँ। जो सुनकर मॉम बोलती कि मैं जानती थी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, पर तुम ग्रैंडमा को परेशान मत करो, उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ये सुनकर यह सोचने लग जाता है कि शायद इन्हें ग्रैंडमा की असली कंडीशन के बारे में नहीं पता है। वो मॉम से बोलता है कि शायद ग्रैंडमा के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो इसे शो ऑफ नहीं करना चाहती। जो सुनकर मॉम बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और कैसे ग्रैंडसन हो तुम जो कि अपनी ग्रैंडमा को ही लूटने के लिए आए हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी ऐसी इंटेंशंस है। वो फिर यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारी शादी होगी और क्या तुम्हारे बच्चे हैं। भला तुम्हारे जैसा इंसान चैंगवन का बॉस कैसे हो सकता है। जो सुनकर याओ कहता है कि अरे आंटी इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो, कि आप मेरी किसी लड़की से सेटिंग कराने वाली हो। तो मॉम कहती है कि भला तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। वो फिर चैंगवन से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी बॉस तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पर चैंगवन उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है और बोलती है कि अगर आप ऐसे ही करती रहें तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जो सुनकर मॉम चुप हो जाती है। अब जैसे ही चैंगवन और मॉम घर पर आते हैं तो मॉमा का डैड को बता देती हैं कि हम तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने चैंगवन को एक बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट दिया। जो देखकर डैड को अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि तुम उन्हें परेशान करने के लिए क्यों गई थी। तो मॉम कहती है कि तुम्हें तो चैंगवन की चिंता है ही नहीं ना, मुझे उसकी शादी की बहुत ज़्यादा चिंता है। इस पर डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब हमारा घर डिमोलिश होने वाला होगा तो उसकी कंपनसेशन हमें जो मिलेगा वो हम चैंगवन की शादी में लगा सकते हैं। इस पर मॉम कहते हैं कि वो पता नहीं कब होगा, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। जो सुनकर चैंगवन मॉम को बोलने लग जाती है कि मैंने आपसे कहा है ना, शादी मेरा डिसीजन है, इसलिए आप लोग बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। जिसकी इस बात पर डैड भी एग्री करते हैं और उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। तो मॉम भी चुप हो जाती है। सीन अब वापस से ग्रैंडमा और याओ पर आता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को बोल रहा होता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी सी जगह अरेंज कर देता हूँ रहने के लिए, जहाँ पर लोग आपकी देखभाल करने के लिए भी होंगे। लेकिन ग्रैंडमा बोलते हैं कि मुझे यही रहना अच्छा लगता है। साथ ही वो यहाँ पर उन्हें कार्ड भी देता है और कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आप इसे रख लीजिए। जो देखकर ग्रैंडमा बोलते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद तुम मेरी इतनी चिंता इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। पर वो मना कर देता है कि मुझे आपसे कोई भी काम नहीं है, मुझे सच में आपकी फिक्र है। पर ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, चैंगवन हमेशा मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है।
और उसके काम के बारे में पूछती है। तो याओ बताता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और अच्छे से काम करती है। इस पर ग्रैंडमा उसे उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। वो कहती है वैसे तुम दोनों ब्लड रिलेटिव्स तो नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम उसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करना। जिनकी ये बात याओ मान जाता है। सीन अब यहाँ से अगले दिन ऑफिस का आता है, जहाँ जब चैंगवान काम कर रही थी तभी मैनेजर जू आकर उसे एक एनवेलप देते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिन्हें तुम्हें मिस्टर याओ को देना है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब जैसे ही चैंगवान याओ के पास जा रही होती है तभी वो रिसेप्शन पर देखती है कि एक कस्टमर बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही थी, क्योंकि उसने ऐप के थ्रू अपना एक रूम बुक किया हुआ था होटल के अंदर। लेकिन जब वो होटल में रूम मांगने के लिए आई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे मना कर दिया और बोला कि हमारे पास रूम अवेलेबल ही नहीं है। जो सब कुछ उनकी ऐप में गड़बड़ी की वजह से हुआ था, इसलिए वो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हंगामा करते हुए उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। जो देखकर चैंगवान उस कस्टमर से बात करने के लिए आती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रही हो और आप काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हो, इसीलिए आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपके लिए एक रूम अरेंज करती हूँ। वो फिर रिसेप्शनिस्ट से बात करती है, लेकिन उनके पास एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। तभी वो याओ को देखती है, जो कि अभी अभी वापस आया था और ये सारी चीज़ें खड़े होकर देख रहा था। चैंगवान याओ के पास जाकर बोलती है कि आपका होटल के अंदर एक रूम है, मैं जानती हूँ कि वो रूम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर क्या आप वो रूम खाली करके उस कस्टमर को दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जिसके लिए याओ मान जाता है। तो चैंगवान उसे थैंक यू बोलती है और स्टाफ को फटाफट से उस रूम को क्लीन करने के लिए कह देती है। फिर वो उस कस्टमर को बताती है कि उसका रूम कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा, तब तक वो उसे कंपनी देती है, जिससे कि अब वो कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब चैंगवान जैसे ही याओ को डॉक्यूमेंट्स देकर उस कस्टमर को हैंडल करके वापस आती है, तब तक मैनेजर जू भी वापस आ गया था। वो चैंगवान को बोलता है कि मैंने तो तुम्हें याओ को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोला था ना, और तुम कस्टमर का रूम अपग्रेड कर आ गई। तो चैंगवान बोलती है कि उस वक्त वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए ये सब मैंने खुद से कर दिया, इसके लिए वो माफ़ी मांगती है। पर वो उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और उस कस्टमर ने खुश होकर तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिससे कि उनकी एक फ्री की प्रमोशन हो गया। जो सुनकर चैंगवान खुश होती है और बोलती है कि आपको मिस्टर याओ को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो रूम नहीं देते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। साथ ही वो रूम डिवीजन डिपार्टमेंट को भी बोलने के लिए कहती है कि वो लोग एप्लीकेशन में जो भी एरर आ रहा है उसको ठीक करें। इस पर मिस्टर जू बोलते हैं कि ये सब उनका काम है, हमें उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर याओ वहाँ पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। वो बीच में आकर बोलने लग जाता है कि चैंगवान सही बोल रही है, अगर सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तरह कंपनी के बारे में सोचेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। तो मिस्टर जू भी उनकी बात से एग्री करते हैं। चैंगवान यहाँ पर मिस्टर जाओ को फिर से थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए और बोलती है कि मैं आपको एक कॉफ़ी ट्रीट करना चाहती हूँ। तो उसे ऑफिस के बाद मिलने के लिए बोलता है। दोनों फिर शाम को एक जगह पर कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ की कॉफ़ी याओ को भी पसंद आती है। बातें करते हुए वो यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलोगी। तो कहती है कि हाँ, सैटरडे को मैं और ग्रैंडमा वैसे भी शांगली जाने वाले हैं। जो सुनकर याओ बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। इस पर चैंगवान हाँ करती है और बोलती है कि वैसे तो आप उनके रियल ग्रैंडसन हो, तो भला आप इतने सालों तक कहाँ थे। तो याओ से बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को चीट किया था और उन्हें धोखे से डिवोर्स देकर वो मुझे और मेरे डैड को लेकर अब्रॉड चले गए बिजनेस करने के लिए। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि मुझे तो ग्रैंडमा के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था कि उन्होंने लाइफ में कभी कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है। और वो याओ के साथ ग्रैंडमा से सैटरडे को मिलने के लिए मान जाती है। अगली सुबह हम चैंगवान की मॉम को देखते हैं, जो कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर करके डैड को जगाने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जालिंग के डैड मिस्टर शिन से जाकर मिलना है, क्योंकि उस वक्त तो फैमिली डिनर पर नहीं आ पाए थे, इसलिए उनसे जाकर तुम्हें बात करनी है और उनके थॉट्स जानने हैं कि उनकी बेटी की शादी के लिए उनकी क्या राय है। जो सब कुछ वैसे डैड तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मॉम के इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर शिन की कंपनी में जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बिना अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए नहीं जाने देती। पर तभी मिस्टर शिन अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डैड बताते हैं कि मैं चैंगवान का पापा हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पर मिस्टर शिन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी सेक्रेटरी बोल देती है कि हमारी मिस्टर याओ के साथ मीटिंग है, इसलिए मिस्टर माई आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपकी अपॉइंटमेंट सर के साथ फिक्स करवा दूंगी। पर याओ का नाम सुनते ही डैड बोलने लग जाते हैं कि अरे मैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ, चलो मैं आप लोगों को वहाँ पर छोड़ देता हूँ। जो सुनकर मिस्टर शिन उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। कार ड्राइव करते वक्त डैड मिस्टर शिन से बोलते हैं कि हमारी फैमिली की जो पहले गैदरिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जेलिंग की मॉम ने आपको बताया होगा, पर इस सब में मेरी वाइफ की गलती है, क्योंकि उसका बहुत ही हॉट टेम्पर है। लेकिन उसने वापस आने के बाद इस बात के बारे में सोचा कि हमारे बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं, इसीलिए हम लोग वेडिंग बैंकेट वगैरह के बारे में एक बार फिर से बात कर सकते हैं। पर मिस्टर शिन इस बात को इग्नोर करके डैड से बोलते हैं कि तुम याओ के लिए कब से गाड़ी चला रहे हो। इस पर डैड बताते हैं कि मैं तो मिस ज़ांग के लिए ड्राइव करता था, लेकिन क्योंकि अब मिस्टर जाओ यहाँ पर नए नए आए हैं, इसलिए मिस ज़ांग ने मुझे उनके लिए असाइन कर दिया है। और वैसे मिस्टर याओ मेरे रिलेटिव भी है। जो बात सुनते ही मिस्टर शिन उन्हें कहता है
कि बच्चों की शादी का जो मैटर है वो हमें उन्हें खुद ही डिसाइड कर लेना चाहिए और हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस बात पर डैड भी एग्री करते हैं। मिस्टर शेन अब ऑफिस से घर जाने के बाद जैलिंग की मॉम से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि याओ चैंगवान की फैमिली का रिलेटिव है, इसीलिए हमें इस फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं क्योंकि याओ बिडिंग प्रोसेस का इंचार्ज है और अगर हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो शायद बिडिंग प्रोसेस भी अच्छे से जाएगा और अगर हमें इस सबसे फ़ायदा हो रहा है तो हमें बच्चों की एंगेजमेंट भी करा सकते हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो सुनकर मॉम बोलती है कि पर हमारी पहली मीटिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी, पर डैडू ने कोई तरीका सोचने के लिए बोलते हैं ताकि वो ये सब कुछ सही कर सके, यानी कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए चैंगवन की फैमिली के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने को तैयार थे। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जिसका इंटर्नशिप का आज पहला दिन था, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता। उसका सीनियर भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, जबकि उनकी कंपनी में काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर लोग आए हुए थे। जो सब देखकर साव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मन लगाकर अपने काम में मेहनत करता है। इसके बाद हम जियालियांग की मॉम को देखते हैं जो कि चैंगवान के घर के बाहर कार में वेट कर रही थी। जैसे ही चैंगवान की मॉम कॉलोनी से बाहर निकलती है तो वो अपनी कार से उनका पीछा करने लग जाती है। मॉम वेजिटेबल मार्केट में सब्जियां लेने के लिए रुकती है तो मिसेस शिन भी उनके साथ सब्जियां खरीदने लग जाती है, जिन्हें देखकर मॉम हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो मॉम से बोलती है कि अरे मैं तो आपसे हॉट सूप बनाना सीखने के लिए आई हूँ। इसके बाद हम दोनों को चैंगवान के घर पर देखते हैं जहाँ मॉम सब्जियाँ वॉश कर रही थी। तो मिसेस शिन बोलती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मॉम मुझे थोड़ा रूड होकर बोलती है कि नहीं नहीं, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने वाइट कपड़े पहने वो भी सिल्क वाले, इसीलिए आप अपने कपड़े गंदे मत करो। तो मिसेस शिन यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाती है। वो यहाँ पर उसे जैली की तरफ से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसमें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को चैंगवान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिबल लड़की है, आजकल ऐसी लड़कियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो मॉम कहती है कि हाँ, मुझे मेरी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। उसे हमने कई बार सेट करने की कोशिश की, वो काफ़ी सारे ब्लाइंड डेट पर भी गई है, लेकिन उसे जियालियांग पसंद आया। पर हम लोग एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस पर मिसेस शिन बोलती है कि नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे शालिंग इतनी ज़्यादा इसीलिए पसंद है क्योंकि वो आपके घर में एक वार्म और लवली एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है। हालांकि मेरा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं हमेशा वहाँ पर अकेली रहती हूँ, इसीलिए अगर चैंगवान मेरे घर पर आएगी तो शायद मेरा घर भी आपके जैसा हो जाए। जो बात सुनकर मॉम पिघल जाती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। वो फिर उसे पानी ऑफर करती है, लेकिन मिसेस शिन उनके घर का पानी भी नहीं पीती। फिर यहाँ पर बात करते करते मिसेस शिन मॉम से बोलती है कि मैंने सुना है कि या वो आपका रिलेटिव है। तो मॉम बोलने लग जाती है कि हाँ, वो हमारा रिलेटिव तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड किस्म का इंसान है, उससे बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस पर मिसेस शिन बोलती है कि हाँ, आप सही कह रही हो, मेरे हस्बैंड ने भी उसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी उससे मीटिंग नहीं हो पाई है। ये द ग्रुप जिसे वो अभी फ़िलहाल हैंडल कर रहा है वो हमारी कंपनी के बहुत ही बड़े क्लाइंट हैं और इस बार मिस्टर याओ ही बिडिंग प्रोसेस के इंचार्ज हैं। हमने सुना है कि वो लोग नई कंपनीज को टेंडर देने वाले हैं और अगर ये टेंडर हमें नहीं मिला तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम आपसे मदद चाहते हैं मिस्टर याओ से बात करने में। मिसेस शिन यहाँ पर मॉम को ट्रिक करने लग जाती है और बोलती है कि अब तो चैंगवान भी हमारी फैमिली की मेंबर बनने वाली है, अगर हम लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ तो उसे भी हमारे साथ सफ़र करना पड़ेगा, जो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। साथ ही वो यहाँ पर अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देती है और मॉम को बताने लग जाती है कि जाओ मेरे सन इन लॉ की फर्म के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। आजकल ग्रेजुएट्स के लिए जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक पोस्ट के लिए कितने सारे लोग कम्पीट करते हैं, इसलिए अगर आप चाहो तो मैं अपने सन इन लॉ से बात करके जाओ की पोस्ट परमानेंट करवा सकती हूँ। जो सुनकर मॉम उनकी बातों में फंस जाती है और खुशी से हाँ कर देती है और अब वो खुद ही याओ से उनके बिजनेस के बारे में बात करने के लिए भी मान जाती है। अब जब मिसेस शिन यहाँ से जा रही थी तो हम देखते हैं कि मॉम ने उन्हें सूप बना कर दिया था, लेकिन वो जाते जाते उसे रास्ते में ही फेंक जाती है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि तैयार होकर ऑफिस में याओ से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर याओ उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें अपने कैबिन में लेकर जाता है। उन्हें देखते ही वो समझ गया था कि वो किसी काम से आई है, इसीलिए वो उनसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या आप यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदने के लिए आई हो, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो तुमसे यहाँ पर शिन फैमिली के लिए बात करने के लिए आई थी। वैसे उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन टाइम के साथ वो भी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि टेंडर का जो भी मैटर है उसमें तुम उनकी हेल्प करो। जो सुनकर याओ बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता, पर क्या चैंगवान को इस बारे में पता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो अपने पर्सनल मैटर और काम को अलग अलग रखना चाहती है। जिस पर मॉम बोलती है कि चैंगवान मेरी बेटी है, इसीलिए उसके बिहाफ पर मैं डिसीजन ले सकती हूँ। इसी बीच हम चैंगवान को देखते हैं जो कि जब कुछ काम करके आ रही थी तभी एक कलीग उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम मिस्टर याओ से मिल रही है। इसी बीच उसकी एक कलीग उसे कुछ फाइल मांगती है तो बता देती है कि वो मेरे सिस्टम में है और अपना पासवर्ड भी बता देती है, जो चीज़ वो यूँ सुन लेती है। चैंगवान सीधा भी याओ के कैबिन में आ जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मॉम कहती है कि मैं वो टेंडर मीटिंग के बारे में बात करने के लिए आई थी शिन फैमिली के लिए,
जो सुनकर वो अपनी मॉम पर भड़क जाती है कि आप ये सब बात करने के लिए यहाँ पर कैसे आ सकती हो। वो यहाँ पर याओ से माफ़ी मांगती है अपनी मॉम और जियालिंग की तरफ से। वो कहती है कि मैं उसे बोल दूंगी कि वो अपने डिज़ाइन पर फोकस करें और टेंडर मीटिंग में जो भी आपका फैसला होगा आप वही लेना। ये बोलकर वो अपनी मॉम को खींचकर यहाँ से लेकर जाती है और बाहर आकर उनसे बोलती है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही थी। तो मॉम बोलती है कि मिसेस शिन मुझसे घर पर मिलने के लिए आई थी, उन्होंने जो कुछ भी है वो सब भूल जाने के लिए कहा और बिजनेस में उनकी मदद करने के लिए बोला, तो हमें भी बात मानकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। वैसे भी हम याओ को जानते हैं तो हम इतना सा तो उनके लिए कर ही सकते हैं। जो सुनकर चैंगवन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मॉम आप में इतना सा भी दिमाग नहीं है, आपने ये सब करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। मैं 7 सालों तक यहाँ पर इतना अच्छे से काम कर रही हूँ, अगर आप ऐसी हरकतें करोगी तो मैं काम यहाँ पर कैसे कर पाऊंगी। इस पर मॉम बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और बताने लग जाते हैं कि जाओ जिस फर्म के अंदर काम करता है वो मिसेस शिन की सन इन लॉ की है और वो वहाँ पर उसे परमानेंट जॉब दे रही है। जो सुनकर चैंगवन को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मॉम इस सब के अंदर जाओ को भी घसीट रही है। ये सुनकर मॉम यहाँ से फटाफट से भाग जाती है। इधर हम याओ और दोंग को बातें करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर दोंग बोलता है कि चैंगवन की मॉम को तो रूल्स वगैरह पता नहीं है, लेकिन चैंगवन बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है, क्या तुम फिर भी उसे सैक्रिफाइस करने वाले हो। इस पर याओ बोलता है कि वैसे भी शिन फैमिली उसके लायक नहीं है। तो दोंग बोलता है कि चैंगवन अपने आप ही मैटर हैंडल कर सकती है और जियालिंग से ब्रेकअप कर सकती है, पर तुम क्यों इस सब के बीच में पड़ रहे हो। पर वो उसे चैंगवन को अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए कहता है और बोलता है कि अभी जो टेंडर मीटिंग होने वाली है उसकी इंचार्ज भी चैंगवन ही रहेगी। जो सुनकर दोंग बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्कीमिंग हो, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाला था। इसके बाद हम चैंगवन को घर में देखते हैं, जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी जो कि मिसेस शिन यहाँ पर देकर गई थी। जाओ भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो इन लोगों को सुना रही थी। वो कहती है कि अब तुम्हारी शादी सेटल है और जाओ की जॉब भी, तो भला तुम लोगों ने मुँह क्यों लटकाया हुआ है। इस पर जाओ बोलता है कि मॉम आपको चैंगवन से बिना पूछे याओ से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो हमेशा काम और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखती है। पर मॉम इन दोनों को सुनाने लग जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम हमेशा इस फोल्डेबल बेड पर सोना चाहते हो, और चैंगवन तुम इतने से बाथरूम में नहाना चाहती हो जहाँ पर तुम ठीक से मुड़ भी नहीं पाती। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो भला हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी। हमें जो चाहिए था शिन फैमिली ने वो हमें दिया, और इसके बदले में अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इस समय प्रॉब्लम ही क्या है, ऐसे ही तो हम लोग कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ना। इस पर चैंगवन उन्हें बोलती है कि मॉम क्या आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, वो यहाँ पर इसलिए नहीं आई थी कि मेरी शादी हो सके, बल्कि वो सिर्फ अपने काम के लिए आई थी। और जाओ की जॉब के लिए भी उन्हें बोलने लग जाती है। वो कहती है कि जब मैं भी उस वक्त ग्रेजुएट नहीं थी तब आपने ज़बरदस्ती में जांग के पास जाकर मेरी जॉब के लिए बात की, तो इस वजह से उन्होंने मुझे होटल के अंदर जॉब दे दिया। और चाहे मैं यहाँ पर जितनी भी मेहनत से काम क्यों ना कर लूँ, लोग हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मेरी तो फेवर के थ्रू जॉब लगी थी, और अब यही चीज़ जाओ के साथ भी होगी। ये बोलकर फिर वो जाओ से बात करने के लिए यहाँ से बाहर चली जाती है। अब हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में नूडल खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जाओ बता रहा होता है कि कैसे उसने खुद इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देकर इंटर्नशिप हासिल की और वो मेहनत करके यहाँ पर फॉर्म में एम्प्लॉय भी बन जाता, लेकिन मॉम ने ये सब करके उसकी सारी एस्पिरेशन ही ख़त्म कर दी। तब चैंगवन भी उसे बताती है कि कैसे जब मिस जांग की वजह से उसकी होटल के अंदर जॉब लगी, तो चाहे वो जितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, पर जहाँ भी उसे थोड़ी सी गलती होती है तो सभी लोगों से यही बोलते हैं कि उसे तो फेवर की वजह से ये जॉब मिली थी, जिस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाओ भी कहता है कि मेरी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी से हूँ, इसलिए वो लोग मुझे इतना अच्छा नहीं समझते। और अब जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे कनेक्शन की वजह से परमानेंट नौकरी लग गई है तो पक्का मुझे रोस्ट करेंगे, और अगर मैं फॉर्मर एम्प्लॉय का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लूँ तो शिन फैमिली का तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। पर चैंगवन बोलते हैं कि उसकी चिंता मत करो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगी, और ये मत भूलो कि इस कंपनी के अंदर तुम अपनी मेहनत के बल पर आए थे, ना कि शिन फैमिली और मेरी वजह से, इसलिए तुम हार्ड वर्क करके आगे बढ़ो। और अगर लोग तुम्हें फिर भी नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ना तो तुम मेरी तरह सफ़र मत करना, जो भी होगा हम दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे। दोनों फिर साथ में यहाँ पर नूडल्स एंजॉय करते हैं। अगले दिन अब जाओ की लॉ फर्म के अंदर उसे प्रमोट कर दिया जाता है एज अ फॉर्मल एम्प्लॉय, जिस चीज़ के लिए उसका सीनियर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और कल तक जो एम्प्लॉय उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो लोग भी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, जो सब देखकर उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। दूसरी तरफ हम चैंगवन को देखते हैं, वो भी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उसके कलीग्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो याओ की सेक्रेटरी बन गई थी। जो सब देखकर वो भी हैरान थी कि पता नहीं उसे कैसे प्रमोशन मिल गया, लेकिन वो ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि एक तो उसकी रिच फैमिली के अंदर शादी हो रही थी और अब यहाँ पर उसे प्रमोशन भी मिल गया था। शाम को हम याओ को देखते हैं जो कि ऑफिस से सीधा माओ के पास जाता है, जिसके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स है पैक करने के लिए। तो वो ड्रिंक करते वक्त डांस करने लग जाती है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, जिसे ऐसे देखकर जाओ को काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर वो भी यहाँ पर उसकी पैकेजिंग में मदद करवाने लग जाता है। इसके बाद हम चैंगवन को याओ के कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कंपनीज को बिडिंग का इनविटेशन देने के लिए बोलता है, जिसके अंदर मिस्टर शिन की कंपनी भी थी।
जो देखकर याओ उससे पूछ लेती है कि आपने मुझे प्रमोशन क्यों दिया है। पर याओ समझ जाता है कि वो उसे ये पूछना चाह रही है कि कहीं वो उसके कनेक्शन का यूज़ बिजनेस के फ़ायदे में तो नहीं करना चाहता। पर वो उसे यहाँ पर अच्छे से समझाने लग जाता है कि अगर वो ऐसे हर चीज़ में इतना ज़्यादा सोचने लग जाएगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और पूछता है कि क्या ये तुम काम कर सकती हो और तुम्हें प्रमोशन चाहिए, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं ये काम प्रोफेशनली हैंडल करूँगी। जो बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो मिस्टर शिन की कंपनी में उन्हें बिडिंग का इन्विटेशन देने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे जालिंग मिल जाता है। तो वो उसे बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से मिलने के लिए आ रही है। उन्होंने बिडिंग के लिए याओ को मनाने के लिए मेरी मॉम को अप्रोच किया और मेरी मॉम सीधा याओ से मिलने के लिए चली गई, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तुम्हें ये सब करने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी ना। पर उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो उसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था तो फटाफट से यहाँ से चले जाता है। अब जब चैंगवान यहाँ से जा रही होती है तभी उसे मिस्टर शिन की सेक्रेटरी मिल जाती है और यहाँ में पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों अब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जू चैंगवान को बताने लग जाती है कि इस बार याओ जो है बिडिंग के टाइम पर उनकी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो शायद मिस्टर शिन को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि क्या इतना सीरियस है, मुझे तो इस सब के बारे में नहीं पता। पर जू कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ और अब तो तुम्हारी शिन फैमिली के अंदर शादी होने वाली है, तो अगर ऐसा हुआ तो इससे तुम भी सफ़र करोगी, इसलिए तुम्हें उनकी हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए और मिस्टर याओ से बात करनी चाहिए। जो सुनकर चैंगवान उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हूँ और मैं इस समय में उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, जो देखकर जू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जब चैंगवान देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी तभी वो याओ को ऑफिस से जाता हुआ देखकर उसे बता देती है कि मैंने सारे इन्विटेशन दे दिए हैं और उसे और कुछ काम है तो इसके लिए पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। उसे जल्दी रेस्ट करने के लिए बोलता है और साथ ही ये भी बोलता है कि जो शिन फैमिली है वहाँ पर लेडीज़ या तो किचन में रहती है या फिर गार्डन में। ये बोलकर यहाँ से चले जाता है, जिसकी इस बात के बारे में चैंगवान सोचने लग जाती है। अगले दिन फिर हम जाओ को देखते हैं जो जब ऑफिस जा रहा था, जिसे रास्ते में माओ पिक कर लेती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है क्योंकि वो फॉर्मल एम्प्लॉय बन गया था। इस पर वो कहता है कि ये बात मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि ये सब मैंने अपनी एबिलिटी से नहीं किया था और पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी पिक करने के लिए क्यों आई हो। तो वो उसे बताती है कि कैसे कल रात उसे चैंगवान ने मैसेज करके सारी बातें बताई कि मॉम की वजह से वो फॉर्मल एम्प्लॉय बन गया है और वो माओ के थ्रू ये जानना चाहती थी कि कहीं याओ को ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि वो सिर्फ घर के अंदर अच्छी चीज़ें बताता है और बुरी चीज़ें कभी भी नहीं बताता है। तो जाओ बता देता है कि कैसे जो लोग उसे एक दिन पहले इग्नोर कर रहे थे वो उसकी फॉर्मल एम्प्लॉय बनने के बाद उससे अच्छे से बात करने लग गए हैं। पर माँ उसे ये सारी चीज़ें इग्नोर करके अच्छे से अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलती है। फिर वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद हम मिसेस शिन और जाली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस शिन जाली को सारी बातें बता रही होती है कि कैसे डैड ने उन्हें चैंगवान की फैमिली के क्लोज आने के लिए कहा है क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली से फेवर चाहिए ताकि ये बिडिंग अच्छे से हो सके। पर जब उन्हें पता चलता है कि चैंगवान को प्रमोशन मिल गया है और इस इवेंट की इंचार्ज भी वही है तो उन्हें उस पर थोड़ा सा डाउट होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद उसको ना कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जाली भी यहाँ पर आग में घी डालने का काम करती है। वो बोलती है कि जालियांग तो अभी से उसके पीछे पड़ा हुआ है और अगर पता नहीं उसकी शादी चैंगवान से हो जाएगी तो वो तो एकदम जोरू का गुलाम ही बन जाएगा और हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, इसलिए अभी से हमें उसे कंट्रोल करना होगा, वरना क्या पता शादी के बाद हमें उसकी फैमिली का खर्चा भी उठाना पड़े। इसीलिए वो शादी से पहले एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलती है, जिसका मतलब ये था कि अगर उनका डिवोर्स वगैरह होता है तो उसके अंदर उसकी सारी टर्म्स वगैरह लिखी होगी कि उसका प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होगा या फिर नहीं। पर मॉम को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन चार्ली उन्हें कन्विंस कर लेती है ये सब करवाने के लिए। इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि वुयो से मिलती है। वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि उसे बिडिंग से पहले उसकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसका ये काम वुयो करने से मना करती है और कहती है कि इसके लिए तुम्हें चैंगवान से बात करनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाती है। वो बोलती है कि देखो तुम और चैंगवान एक ही साथ इस कंपनी में आए थे, लेकिन अब उसे देखो बॉस लेडी बनने वाली है, उसके इतने रिच परिवार में शादी होगी और वो एक बड़े से फ्लैट में रहेगी, यहाँ तक कि उसका प्रमोशन भी हो गया है, लेकिन तुम अभी तक वहीं की वही हो। तुम एक बहुत ही छोटे से एरिया से आती हो जहाँ से काम पर आने में तुम्हें 3 घंटे लग जाते हैं। मैं तुम्हारी जॉब में प्रमोशन कराने में तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे घर की कंडीशन बदल सकती हूँ अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो, जिसके लिए वो उसे कैश भी ऑफर करती है। पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं, ये हमें नहीं दिखाया जाता और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।